नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में, जहां हर कहानी आपको एक नई दुनिया की झलक दिखाती है। यहां रोमांच, रोमांस और जादू से भरी कहानियां आपका इंतजार कर रही हैं। स्टोरी शुरू करने से पहले सबसे आग्रह है कि वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन को लेफ्ट स्वाइप करने के बाद आपको हाइप वीडियो नाम का फीचर दिखेगा। तो जल्दी से वीडियो को हाइप पॉइंट्स देकर हमारा सहयोग करें ताकि हम आपके लिए और भी नई नई कहानियां ला सकें। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अध्याय 341। जब वे अस्पताल पहुंचे तो प्रिया को आगे बढ़ने से पहले अरुण कुमार की गोद में लेने की जरूरत थी। नर्स ने मुझे व्हीलचेयर दी। मैं अल्ट्रासाउंड, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम आदि के लिए व्हीलचेयर पर वहां गया। जांच आधे घंटे से ज्यादा चली। अनलान का दर्द 15वें मिनट में शुरू हुआ और लगातार बढ़ता गया। अब दर्द हर 10 मिनट में एक बार आता है। दर्द इतना तेज था कि लगता था कि जान पर बान आएगी। प्रिया दर्द के मारे रो भी पड़ी। जब मीरा शर्मा दौड़कर वहां पहुंची तो उन्होंने नस की बात सुनी। नस ने भी दुनिया देखी है। एनलान की जांच करते हुए उन्होंने कहा, जब संकुचन हर 2 मिनट और हर 1 मिनट में होने लगे तो आप जन्म देने के लिए तैयार हैं। इस बार मत रो, अपनी ऊर्जा बच्चे पैदा करने के लिए बचा कर रखो। प्रिया के चेहरे पर आंसू बह रहे थे और वह दयनीय दृष्टि से मीरा शर्मा को देख रही थी। मीरा शर्मा ने उसे समझाया, कोई बात नहीं, दर्द ठीक हो जाएगा और तुम बच्चे को जन्म दोगी। अरुण कुमार को टेस्ट रिपोर्ट लेने, फीस भरने आदि के लिए इधर उधर भागना पड़ा, क्योंकि कभी कभी प्रिया के पिता के लिए परीक्षा देने जाना असुविधाजनक होता है, इसलिए वे केवल दरवाजे के बाहर ही इंतजार कर सकते हैं। प्रिया की मां और मीरा शर्मा ने अपनी बेटी को सांत्वना दी। यह एक डबल कमरा है। एनलिन के लेटने के 1 मिनट से भी कम समय बाद डॉक्टर उसकी जांच करने आए और कहा कि उसे प्रसव कक्ष में भेजा जा सकता है। मेरे लेटने के आधे घंटे से भी कम समय बाद मेरे परिवार वाले बच्चे को लेकर आ गए। प्रिया दंग रह गई। जन्म देना। परिवार का सदस्य एक बुजुर्ग व्यक्ति है। मुझे नहीं पता कि वह मेरी दादी है या मेरी परदादी। अपने छोटे पोते को गोद में लिए हुए वह मुस्कुराई और बोली, हाँ, प्रसव कक्ष में भेजे जाने के तुरंत बाद ही उसका जन्म हो गया था। तुमने अभी तक बच्चे को जन्म नहीं दिया है। अब समय आ गया है, तुम जल्द ही इतनी तेज हो जाओगी। प्रिया ने सोचा कि शायद वह भी इतनी तेज होगी। लगभग 20 मिनट। माँ अपने पति और नस के साथ बिस्तर पर वापस लेट गई। यहाँ तो दर्द अब हर 5 मिनट में हो रहा है। प्रिया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर जांच करने आए और कहा कि बच्चा 1 घंटे में पैदा हो जाएगा। चिकित्सकीय रूप से हमने बच्चे के लिए दूध पाउडर मिलाना शुरू कर दिया है। इसके अलावा मेरी माँ बिल्कुल भी मजबूत नहीं है, वह बहुत पतली है। प्रिया को लगा कि उसके शरीर का आकार बेकार है। मुझे इस बारे में तब पता चला जब एनलान की माँ दूसरी माँ के साथ बातचीत कर रही थी। जैसे ही बच्चे की मां को प्रसव पीड़ा शुरू हुई, अस्पताल पहुंचने के 5 मिनट के भीतर उसे प्रसव कक्ष में ले जाया गया। दूसरे शब्दों में कहें तो उन्हें प्रिया से थोड़ा पहले ही अस्पताल में भर्ती कराया गया था। प्रिया के मन में विचार आया, बेटा, क्या मैं कसम खा सकती हूँ? 1 घंटा बीत गया और मां ने स्तनपान शुरू कर दिया। बच्चे ने पहले ही स्तन दूध पी लिया है, लेकिन एनलान ने अभी तक बच्चे को जन्म नहीं दिया है। बहुत गुस्सा। सभी ने उसे सांत्वना दी और प्रिया चिंतित होने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। अंततः डॉक्टर ने मुझे प्रसव पीड़ा प्रेरित करने के लिए एक इंजेक्शन दिया। प्रिया इतनी पीड़ा में थी कि वह पिंजरे को कोसती रही। प्रेरण इंजेक्शन के बाद उसे 10 मिनट से भी कम समय में प्रसव कक्ष में भेज दिया गया। अरुण कुमार की मां ने फोन करके पूछा कि क्या उनकी बहू ने बच्चे को जन्म दिया है। नहीं, मैं अभी प्रसव कक्ष में आई हूँ। जब बच्चा पैदा होगा तो मैं आपको फ़ोन करके बता दूंगी। हर कोई इंतज़ार करता रहा। उनके अलावा अन्य माताओं के परिवार भी प्रतीक्षा कर रहे थे। अंततः लगभग आधे घंटे के बाद बच्चे को बाहर निकाल लिया गया। नर्स ने पूछा, प्रिया के परिवार के सदस्य कौन हैं? अरुण कुमार आगे बढ़े, मैं प्रिया का पति हूँ। नर्स ने मुस्कुराते हुए लिपटा हुआ बच्चा उसे सौंप दिया। बधाई हो, लड़के 6.8 जिन्स। परिवार के अन्य सदस्यों ने भी बधाई भेजी। प्रिया की मां को अचानक याद आया कि उसके बैग में अभी भी एक लाल लिफाफा है। मैंने उनमें से प्रत्येक को एक लाल लिफाफा दिया। यह आपसी सहमति है, आओ जश्न मनाएं।
बच्चे का चेहरा लाल है और वह सो रहा है। ये देखकर मीरा शर्मा को राहत महसूस हुई और उन्होंने राजेश कपूर को खुशखबरी सुनाई। इसी दौरान प्रिया प्रसव कक्ष से बाहर निकल आई। वह नस के सामने कमजोर होकर झुक गया, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। मीरा शर्मा और अरुण कुमार जल्दी से वहां पहुंचे और उन्हें वार्ड में वापस ले गए। दूसरे व्यक्ति के परिवार ने मुस्कुराते हुए पूछा, बधाई हो, ये लड़का है या लड़की? अनलान की मां मुस्कुराए और बोली, एक लड़का। प्रिया को अस्पताल के बिस्तर पर लिटाया गया और नर्स को स्थिति के बारे में बताया गया। मैंने प्रिया से कहा कि वह अभी कुछ न खाए और गैस निकल जाने के बाद ही कुछ खाए। और अब बच्चे को दूध पिलाने का समय हो गया है और नर्स अनलान को दूध पिलाने के लिए आएगी। इस अवधि के दौरान बच्चे को बुनियादी नियमित जांच से गुजरना चाहिए। जब प्रिया गर्भवती थी तो उसने बहुत अच्छा खाना खाया और वह मोटी और गोरी हो गई। जब नर्स स्तनपान शुरू करने आई तो ये बहुत दर्दनाक था। बच्चे की नियमित जांच पूरी होने के बाद उसे स्तनपान कराने के लिए प्रिया को सौंप दिया गया। नर्स ने कहा, शुरू में दर्द होगा, लेकिन अगर आप सहन कर लेंगी तो ये ठीक हो जाएगा। आपको बच्चे को ये पिलाना ही होगा। इनमें से कोई भी उपकरण शिशुओं जितना उपयोगी नहीं है। जाने से पहले नर्स ने परिवार को निर्देश दिया, कल सुबह 8:30 से 9 बजे के बीच बच्चे को नहला कर ले आओ। ये तीसरी मंजिल पर है। अगर आपको अस्वस्थ महसूस हो तो घंटी दबा दीजिए। अगर आपको भूख लगे तो आप थोड़ा पानी पी सकते हैं, लेकिन कुछ खा नहीं सकते। तुम्हें खाना खाने से पहले गैस खत्म होने तक इंतजार करना होगा। समझे? इतनी कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार हर कोई आराम कर सकता है। आप मेरे साथ यहाँ रह सकते हैं। प्रिया की मां ने कहा कि वह वहीं रहेंगी और अरुण कुमार तथा अन्य लोगों को आराम करने देंगी। बच्चा जब पैदा हुआ है तो बहुत कोमल है, उसके हाथ पैर छोटे हैं। कुछ दिनों तक मैं इसकी देखभाल करूंगी। आप बाद में इसका ध्यान रखिएगा, मैं आपसे बहस नहीं करूंगा। वह पलटा और मीरा शर्मा से बोला, मीरा, मैं तुम्हारे चाचा अन से कहूंगा कि वह तुम्हें घर ले चलें। रात बहुत हो चुकी है। मीरा शर्मा ने सिर हिलाया, ठीक है, मैं कल राजेश कपूर से दूध बढ़ाने वाली दवा बनाने को कहूंगी। प्रिया की मां ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, ठीक है। उनके जाने के बाद प्रिया की मां ने अपनी बेटी के थके हुए चेहरे को देखा। सो जाओ, मां यहाँ है, कुछ चाहिए हो तो उनसे कहना। प्रिया ने सिर हिलाया, पता नहीं क्यों, पर मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही। उल्टे, मैं बहुत ऊर्जावान हूँ। उसने अपने बेटे को एक नज़र देखा और गर्व से कहा, मुझे पता था कि मैं एक बेटे की मां बनने वाली हूँ। मैंने इसे 4D रंगीन अल्ट्रासाउंड पर देखा था। प्रिया की मां मुस्कुराए, हाँ हाँ, तुम सबसे अच्छी हो। कुछ देर रुकने के बाद उसने आगे कहा, मां ने तुम्हारे लिए सरला यादव नाम की एक लड़की ढूंढ ली है। मैं उसका खर्चा उठाऊंगी। प्रिया ने भौहें चढ़ाईं, क्यों? आपकी बेटी के पास पैसे हैं, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। प्रिया की मां ने उसकी ओर आंखें घुमाते हुए कहा, ये तो केवल कुछ हजार रुपये हैं। मैं अपनी बेटी के बारे में शिकायत करने से खुद को नहीं रोक सका। मैंने पहले आपसे प्रसव के लिए प्रसव केंद्र जाने को कहा था और इसका खर्च केवल कुछ लाख रुपये था, लेकिन आप इसके लिए तैयार नहीं हुई। क्या हुआ? क्या तुम्हें पैसों की चिंता है? मैं तुम्हें बिना पलक झपकाए पैसे खर्च करते देखता था। प्रिया मुस्कुराई और बोली, गर्भावस्था से लेकर प्रसव तक सब कुछ इसी अस्पताल में हुआ। ये सुविधाजनक है। प्रिया की मां ने हंसते हुए कहा, तुम मेरी बेटी हो और मुझे नहीं पता था कि तुम सिर्फ पैसे बचाने वाली हो। अफसोस, जिस बेटी का विवाह कर दिया जाता है वह बहते पानी के समान होती है। अपनी बेटी को इस तरह हारते देख प्रिया की मां खुद को असहाय और व्यथित महसूस करने लगी। मेरी बेटी अंततः बड़ी हो गई है। प्रिया की मां इस तरफ पहरा दे रही थी और उसकी मां भी उस तरफ पहरा दे रही थी। वह आदमी कुछ लेने के लिए पीछे गया। प्रिया बात करते करते थक कर सो गई। उसे भूख तो नहीं लगी, लेकिन वह बहुत थकी हुई महसूस कर रही थी। आधी रात को सुबह 4 या 5 बजे के आसपास प्रिया को गैस हुई। इस सांस छोड़ने से उसकी भूख जाग गई। माँ, मुझे भूख लगी है, प्रिया ने दयनीय स्वर में कहा। प्रिया की माँ को अपनी बेटी पर तरस आ गया। इस वक्त खाना कहाँ से लाओगे? मैं अरुण कुमार को फ़ोन करके कहती हूँ कि तुम्हारे लिए कुछ बना दे।
फिर वह शिकायत करने से खुद को नहीं रोक सकी। आपने कहा था कि एकांतवास केंद्र में जाना ज़्यादा बेहतर होगा। प्रिया ने इठलाते हुए कहा, ठीक है माँ, बकवास बंद करो। और अरुण कुमार के सामने ऐसा मत कहना। यदि आप एकांतवास केंद्र ढूंढते हैं तो आपको प्रतिदिन 10,000 रुपये का खर्च आएगा, जो 2 महीने के लिए 600,000 रुपये है। इस बार अरुण कुमार और उनके माता पिता दोनों मेरे जाने के लिए सहमत थे, लेकिन मैं ही था जो जाना नहीं चाहता था। वह खुद ही पैसे को खुलेआम खर्च करती है और इसे कोई बड़ी बात नहीं समझती। लेकिन बच्चा होने के बाद मैं अपने बेटे की शिक्षा और उसकी शादी के लिए पैसे बचाना चाहती थी। आखिरकार बच्चों के पालन पोषण में पैसा खर्च होता है। प्रिया की मां लाचार होकर बोली, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी। अरे, राजेश ने मुझे फ़ोन किया था। जब कॉल कनेक्ट हुई तो राजेश कपूर ने कहा कि उन्होंने दलिया बनाया है और प्रिया से पूछा कि क्या वह इसे खाना चाहेगी। प्रिया की मां इतनी भावुक हो गई कि लगभग रो पड़ी। अच्छा बच्ची, प्रिया अभी भूखी है, कृपया उसे ले आओ, फ़ोन रख दो। अरुण कुमार ने भी प्रिया को फ़ोन करके पूछा कि क्या उसे भूख लगी है और क्या उसने खाना बनाना शुरू कर दिया है। सच कहूँ तो प्रसव के दौरान अपनी बेटी को कष्ट सहते देखना मेरे लिए बहुत दुखद था। भले ही उसका दामाद गलत था या नहीं, वह अरुण कुमार के साथ असहज महसूस करती थी। अब मुझे काफ़ी बेहतर महसूस हो रहा था। कोई ज़रूरत नहीं, आप इसे कल सुबह भेज सकते हैं। राजेश कपूर ने इसे पहले ही तैयार कर लिया है। थोड़ी देर बाद राजेश कपूर कई थर्मस बाल्टियां लेकर कार चलाने लगे। उन्होंने मछली और टोफू का सूप, उबले अंडे, दलिया आदि बनाया। मुझे नहीं पता था कि अनलान क्या खाएगा, इसलिए मैंने हर चीज़ बनाई और उसकी मात्रा काफ़ी भरपूर थी। राजेश पालने के पास गया और सो रहे बच्चे को देखा। मैं 4 खजानों के साथ अपनी पहली मुलाकात के दृश्य को याद किए बिना नहीं रह सका। वे सभी छोटे, मुलायम और सुगंधित हैं। राजेश को बस यही अफसोस है कि वह मीरा शर्मा की गर्भावस्था और प्रसव के दौरान उनके साथ नहीं थे। उसे ये सब अकेले ही सहने दो। बगल वाले बिस्तर पर लेटी माँ भी जाग गई और भोजन की गंध पाकर उसे भूख लगाई। वह अपना भोजन अस्पताल के कैफेटेरिया से लेती थी। उसका बच्चा समय से पहले पैदा हुआ था, लेकिन वह 6.2 दिन का काफ़ी भारी था। क्योंकि यह बहुत जल्दबाजी में था, इसलिए परिवार ने कुछ भी तैयारी नहीं की। माँ, मुझे भी भूख लगी है। अगर तुम्हें भूख लगी तो क्या होगा? मेरे पास रात में तुम्हारे लिए खाना ढूंढने की कोई जगह नहीं है। फिर उसने कहा, थोड़ी देर धैर्य रखो। जब दिन निकलेगा और कैफेटेरिया खुलेगा तो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना लाऊंगा। प्रिया बोली, मेरे पास बहुत कुछ है, मैं तुम्हें भी कुछ दूंगी। उसे भूख लगी, लेकिन वह खाना चाहती थी, फिर भी वह ज़्यादा नहीं खा सकी। दूसरे पक्ष ने कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस दौरान बच्चा रोने लगा और राजेश ने कुशलता से यह जांच की कि क्या बच्चे का पेशाब गीला है। मूत्र गीला नहीं है, लेकिन साफ भी नहीं है, शायद इसलिए कि वह भूखा है। प्रिया ने बच्चे को गोद में उठा लिया। प्रिया ने थोड़ा घबराकर राजेश से बच्चा ले लिया। ये पहली बार था जब उसने किसी बच्चे को गोद में लिया था, इससे पहले वह हमेशा लेटी रहती थी। राजेश ने उसे गले लगाना सिखाया। प्रिया ने बच्चे को गोद में लेते ही उसे अपनी गोद में ले लिया, शायद यह उसकी मातृ प्रवृत्ति थी। राजेश कपूर ने पर्दा खींच दिया ताकि वह अपने बच्चे को खाना खिला सके और वह अपना लंच बॉक्स पैक करने लगे। मुझे बताओ कि तुम क्या खाना चाहते हो और मैं उसे बनाकर तुम्हारे पास ले आऊँगा। एक सौदा करते हैं। सामान्य प्रसव के लिए केवल 3 या 4 दिन अस्पताल में रहने की आवश्यकता होती है, जबकि सीजरियन के लिए 1 सप्ताह तक अस्पताल में रहने की आवश्यकता होती है। दूसरा पहलू, राजेश कपूर घर लौटे और बच्चों के कमरे में जाकर बच्चों को छोटी छोटी रजाइयां ओढ़ाने लगे। मास्टर बेडरूम में वापस आकर मीरा शर्मा उनकी बाहों में लुढ़क गई। हब्बी, आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। राजेश कपूर ने उसे गले लगा लिया, उनका हृदय कोमलता से भर गया। मीरा शर्मा पुनः अचेत होकर सो गईं। दोपहर के भोजन के बाद राजेश कपूर का सुअर का पैर और मूंगफली का सूप, भुनी हुई मीठी और खट्टी पसलियां तथा तले हुए सुअर का जिगर आदि। मीरा शर्मा को अस्पताल भेजा जाए। जब बच्चों को पता चला कि प्रिया ने एक बच्चे को जन्म दिया है तो वे अस्पताल जाने के लिए दौड़ पड़े। मीरा शर्मा ने सिर हिलाया, नहीं, बच्चा अभी बहुत छोटा है।
कुछ दिनों में घर पहुंचकर हम उसे उसकी सौतेली माँ के घर देखने जाएंगे। सभी बच्चे बहुत निराश थे, उनके चेहरे उदास और दुखी थे। राजेश कपूर मुस्कुराए और बोले, ऐसा क्यों न हो कि जब माँ अस्पताल पहुंच जाएं तो हम वीडियो चेक कर सकें। ठीक है। बच्चे फिर से खुश हो गए। मीरा शर्मा वार्ड में पहुंची, लेकिन इस बार प्रिया की माँ वहां नहीं थी। पूछने पर पता चला कि वह सरला यादव का प्रसव कराने और घर की सफाई करने में लगी थी। अरुण कुमार और प्रिया के पिता यहाँ हैं। प्रिया के पिता पूरी सुबह वहीं बैठे रहे, मीरा शर्मा के आने का इंतजार करते रहे और जाने वाले थे। मैं ये काम अरुण कुमार पर छोड़ता हूँ। प्रिया के मुंह से लार टपक रही थी। मीरा, तुम और राष्ट्रपति कपूर सचमुच मेरे नन्हे फरिश्ते हो। राजेश कपूर का मूंगफली और सुअर के पैर का सूप दूधिया सफ़ेद रंग का है और इसकी खुशबू भी बहुत स्वादिष्ट है। यहाँ जो सैंडविच रखे गए हैं वे सभी दुबले पतले चिकन पैर हैं, जिनमें ज़्यादा त्वचा नहीं बची है। मुझे बहुत भूख लगी है, मैं खाना चाहता हूँ, मीरा शर्मा ने कहा। राजेश कपूर, आप भी अपना योगदान दीजिए। अरुण कुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद भाई फैंग, मैं प्रिया के खाना खत्म करने के बाद खाऊंगा। जैसे ही वह बोल रहे थे, बच्चा रोने लगा और अरुण कुमार ने जल्दी से उसे संभाला। अरुण कुमार का डरा हुआ चेहरा देखकर मीरा शर्मा अपनी हंसी नहीं रोक सकी। मैं कर देता हूँ। मीरा शर्मा बच्चे का डायपर बिना गीला किए बदलने और फिर बच्चे के नितंब धोने से परिचित हैं। फिर उसने बच्चे को गोद में लिया और अनलान को दूध पिलाया। बच्चे भूख लगने पर अधीर हो जाते हैं और रोने लगते हैं। प्रिया ने मीरा शर्मा से अपना बेटा लिया और प्यार से बोली, आपने कहा था कि एक पिता के रूप में आप कुछ नहीं कर सकते। अरुण कुमार लाचार थे। मैं कुछ नहीं कर सकता। ये बच्चा बहुत नाजुक है। अगर मैं सावधान नहीं रहा और इसे चोट लग गई तो क्या होगा। प्रिया स्तनपान के कारण कुछ खा नहीं पा रही थी, इसलिए अरुण कुमार ने उसे खाना खिलाया। मैं स्पेयर रिब्स खाना चाहता हूँ। मिस्टर कपूर की स्पेयर रिब्स वाकई बहुत स्वादिष्ट हैं। अनलान का पेट भर गया था और बच्चा भी भर गया था। अब बच्चे का पेट कांच के मन के जितना छोटा रह गया है, इसलिए वह ज़्यादा कुछ नहीं खा सकता। मीरा शर्मा ने बच्चे को वापस पालने में रख दिया। तभी मुझे याद आया कि मैं चारों खजानों को वीडियो कॉल करना चाहता था। मीरा शर्मा ने अपना कैमरा बच्चे की ओर घुमाया और कहा, देखो, यह मेरी गौडमदर का बच्चा है। चारों खजांची आश्चर्यचकित थे। मेरा भाई सो रहा है। हाँ, मेरे भाई ने अभी अभी दूध पिया है। तुम बहुत छोटे लग रहे हो। खैर, मेरा छोटा भाई जब पैदा हुआ था तो बहुत छोटा था, लेकिन वह धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा। तुम भी पैदा होते समय ऐसे ही थे। माँ, मैं चाहती हूँ कि मेरी गौडमदर एक छोटी बहन को जन्म दे ताकि हम साथ मिलकर बाबी डॉल के साथ खेल सकें। भाई या बहन की गौडमदर ये तय नहीं कर सकती। चाहे वह लड़का हो या लड़की, यह माता पिता के लिए एक उपहार है। अब वह कुछ नहीं कर सकता। हाँ, वह बहुत छोटा है। बातचीत करते समय बच्चे ने जम्हाई ली और बच्चों को पता चला कि उनके दांत नहीं हैं। मीरा शर्मा मुस्कुराई और बोली, कुछ महीनों में दांत निकल आएंगे। फोन रखते ही प्रिया ने मजाक में कहा, तुम चारों को बच्चे बहुत पसंद हैं। क्या तुम भी एक बच्चा चाहोगी? मीरा शर्मा ने सिर हिलाया, 4 ही काफ़ी हैं। इसी समय अरुण कुमार ने खाना शुरू कर दिया। मीरा शर्मा ने बगल वाले बिस्तर पर स्थिति देखी। पिता बड़ों की देखभाल करते हैं और बुजुर्ग बच्चों की देखभाल करते हैं। मैं इसे कैसे कहूँ? चाहे बड़ों की देखभाल करनी हो या बच्चों की, वे हमेशा ही रूखे होते हैं। आप कह सकते हैं कि वह अनाड़ी है। उदाहरण के लिए, आजकल जब बुजुर्ग लोग बच्चे के कपड़े बदलते हैं तो वे अभी भी नए खरीदे गए कपड़ों का उपयोग करते हैं जिन्हें कभी धोया नहीं गया होता। ऐसा नहीं चलेगा। शिशु की त्वचा बहुत नाजुक होती है। मीरा शर्मा ने भौहें चढ़ाते हुए उनके लिए 2 सेट बेबी कॉन्डोम निकाले। बच्चे को ये दे दो। तुमने जो नया खरीदा है वह अभी गीला नहीं हुआ है। ये बच्चे के लिए असुविधाजनक होगा। बूढ़ा आदमी थोड़ा शर्मिंदा हुआ, मुझे बहुत खेद है। इसे लें। फिर मीरा शर्मा ने अपने पति से कहा कि वे नए खरीदे गए बच्चे के कपड़े धोकर बाहर सुखाने के लिए ले जाएं। इतने छोटे कपड़ों के साथ मुझे लगता है कि मैं आज रात ये कर सकता हूँ। कम से कम मैं ये काम कल तो कर ही सकता हूँ। जब मीरा शर्मा क्रोधित होंगी तो अनजाने में ही उनका आभामंडल पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा।
उन्होंने आदेशात्मक लहजे में बात की, जिससे लोग विरोध करने से डरने लगे। बूढ़े व्यक्ति ने अजीब तरीके से बताया, हमारी बहू समय से पहले पैदा हुई थी, इसलिए हमने उसे तब खरीदा जब वह बच्चे को जन्म देने वाली थी। मीरा शर्मा ने हल्के से कहा, आखिरकार इन चीज़ों के लिए पहले से तैयारी करनी पड़ती है। बच्चे को जन्म देना कोई छोटी बात नहीं है। इतना कहकर मीरा शर्मा ने पालने में सो रहे बच्चे की ओर देखा और मन ही मनाह भरी। प्रिया ने उसका हाथ खींचा और पूछा, क्या तुम आज रात मेरे लिए खाना लाओगे? मीरा शर्मा ने पूछा, क्या हुआ? क्या आपको इसकी लत लग गई है? प्रिया ने बड़बड़ाते हुए कहा, क्या आप मिस्टर कपूर की पाक कला के बारे में नहीं जानते? मीरा शर्मा मुस्कुराए, आज रात क्या खाओगे? मैं राजेश कपूर को मैसेज भेजती हूँ। प्रिया मुस्कुराए और मीरा शर्मा को प्यार से गले लगा लिया, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मीरा शर्मा ने उसे धक्का देकर कहा, चले जाओ, तुम पहले से ही माँ हो। प्रिया ने बेशर्मी से कहा, मुझे कोई परवाह नहीं है। इस पल नर्स प्रिया को देखने आए और उसे वहां लेटा हुआ देखा। लेटो मत, बिस्तर से उठो और घूमो, इस तरह तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। मीरा शर्मा ने प्रिया को नीचे उतरने में मदद की। एनलान को अभी भी साइड में घाव के कारण थोड़ा दर्द महसूस हो रहा है। इस समय प्रिया ने मोटी टोपी और मोटी चप्पल पहन रखी थी। ओह, मैं प्रार्थना करता हूँ कि अगले 1 या 2 महीनों में तापमान न बढ़े, अन्यथा मैं कारावास की अवधि कैसे काटूंगा? मीरा शर्मा ने पूछा, आपकी सास कहाँ हैं? वह कल और आज मुर्गियां मारने में व्यस्त रही। उसे अब तक यहाँ आ जाना चाहिए था। जब से प्रिया गर्भवती हुई है, अरुण कुमार के माता पिता ने 70 से अधिक मुर्गियों और 20 से अधिक बत्तखों को खाना खिलाया। वहाँ अनगिनत अंडे थे जो उन्होंने ग्रामीण इलाकों में पाले थे। प्रिया इस विचारशील भाव से बहुत प्रभावित हुई। हर दूसरे सप्ताह अरुण कुमारू को वापस जाकर कुछ मुर्गियां और बत्तखें लाने के लिए कहा जाता था। कुछ मीरा शर्मा की तरफ से हैं और कुछ मेरी बहू की तरफ से हैं। घर में घूमने के बाद प्रिया ने कहा कि वह शौचालय जाना चाहती है। वार्ड का अपना बाथरूम है। मीरा शर्मा उसे अपने साथ ले गईं और शौचालय जाने में उसकी मदद की। बाहर आने के बाद प्रिया थोड़ी दुखी महसूस कर रही थी। कोई भी अस्पताल में ज़्यादा देर तक नहीं रुकना चाहता था, इसलिए अरुण कुमार ने खाना खत्म कर दिया। पति जी, कृपया डॉक्टर से पूछ लीजिए कि मुझे अस्पताल से कब छुट्टी मिल सकती है। मैं घर जाना चाहती हूँ। अरुण कुमार ने थमस पैक किया और कहा, ठीक है, मैं जाकर पूछता हूँ। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आए। उसने प्रिया को लेटने दिया और अपना पेट दबाया। क्या तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है? प्रिया ने सिर हिलाया, मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा। इसके बाद डॉक्टर ने उससे कुछ और सवाल पूछे और उसे दोबारा जांच के लिए भेज दिया। यदि सब कुछ ठीक रहा तो आपको कल दोपहर से पहले अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है। प्रिया खुशी से लगभग रो पड़ी। मीरा शर्मा उसे भी अल्ट्रासाउंड, रक्त परीक्षण आदि कराने के लिए ले गईं। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद मैंने उसे डॉक्टर को दिया, जिन्होंने जांच की और कहा कि इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है। उन्होंने मुझे विशेष रूप से ये भी याद दिलाया कि ब्राउन शुगर वाले तले हुए अंडे कम खाएं, एकांतवास की अवधि के दौरान अपना अच्छा ख्याल रखें और हल्का भोजन करें। यदि आप असहज महसूस करते हैं या आपके कोई प्रश्न हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं कल काम पर वापस जाऊंगा और छुट्टी की प्रक्रिया पूरी करूंगा। जब प्रिया अपने कमरे में लौटी तो वह एक बच्चे की तरह खुश थी। मैं अब घर जा सकती हूँ। अरुण कुमार अब अस्पताल में और नहीं रहना चाहते थे, इसलिए वे भी हंस पड़े। मीरा शर्मा ने थमस उठाया और बोली, मैं पहले वापस जा रही हूँ। मैं आपके लिए रात का खाना लाती हूँ। प्रिया आभारी दिख रही थी। शुक्रिया मीरा, मैं कल सुबह तुम्हें परेशान नहीं करूँगी। मैं माँ से कहूँगी कि ये ले आओ और हम साथ साथ घर चलेंगे। मीरा शर्मा ने मजाक में कहा, कल मेरी कक्षाएं हैं, इसलिए मेरे पास आपके लिए दोपहर का भोजन लाने का समय नहीं है। वापस घर, राजेश ने रात का खाना तैयार करना शुरू कर दिया है, जबकि बच्चे लिविंग रूम में खेल रहे हैं। मीरा शर्मा ने उन्हें खुशखबरी सुनाई, कल तुम अपने भाई से मिलने अपनी सौतेली माँ के घर जा सकती हो। बच्चे बहुत खुश थे। किचन से राजेश कपूर की आवाज़ आई, क्या आपको कल अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है? खैर, डॉक्टर ने कहा कि यह कोई बड़ी बात नहीं है और मुझे दोपहर से पहले छुट्टी मिल सकती है।
जब वे रसोई में पहुंचे तो मीरा शर्मा ने उन्हें पीछे से गले लगा लिया। हनी, आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। राजेश कपूर हंसे। एक तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है और दूसरा मेरा भाई है। बस कुछ खाना बनाना है, इसलिए यह कोई मुश्किल काम नहीं है। राजेश कपूर ने अखरोट का दलिया बनाया। कड़वे स्वाद से बचने के लिए अखरोट को पानी में भिगोकर छील लें। निकालने के बाद इसे बारीक पीस लें। जब दलिया 80% पक जाए तो इसमें अखरोट का पाउडर मिला दें। परोसते समय इसमें कुछ काले तिल डालें, तली हुई मौसमी सब्जियां और राजेश कपूर की घर पर बनी किमची। शाम को प्रिया ने दलिया सूंघा और बोली, कितनी अच्छी खुशबू है। राजेश कपूर का प्रसवोत्तर भोजन विविध, स्वादिष्ट और भरपूर मात्रा में होता है। रात्रि भोजन राजेश ने पहुंचाया। प्रिया ईर्ष्या भरी आवाजें निकालते हुए खाना खा रही थी। अरुण कुमार ने कहा, आप जो भी खाना चाहें, मैं आपके लिए उसे बनाना सीख सकता हूं। प्रिया ने आह भरते हुए कहा, इसके लिए प्रतिभा की आवश्यकता है। खाना पकाना भी एक कौशल है और इसे अच्छी तरह से करने के लिए प्रतिभा की आवश्यकता होती है। राजेश और मीरा शर्मा दो चरम सीमाएं हैं। राजेश कपूर कुछ देर बैठे और करीब 8 बजे चले गए। जब हम घर पहुंचे तो लगभग 9 बज चुके थे। बच्चे सो चुके थे और मीरा शर्मा पाठ योजनाएं लिख रही थीं। उस दोपहर जब प्रिया घर लौटी, बच्चों को स्कूल से लाने के बाद राजेश उन्हें उनके छोटे भाई से मिलवाने ले गया। वे पालने के चारों ओर इकट्ठे हुए और उत्सुक निगाहों से बच्चे के बारे में बातें करने लगे। वाह, मेरे भाई के हाथ कितने छोटे हैं, तुम्हारे पैर कितने छोटे हैं। रिया ने राजेश कपूर से पूछा, पिताजी, मेरा भाई हमारे साथ कब खेल सकेगा? इसमें कुछ समय लगेगा। जब मेरा छोटा भाई चलने लगेगा तो वह तुम लोगों के साथ दौड़ सकेगा। विहू मुस्कुराया और बोला, मैं उसे एक अल्ट्रामैन खिलौना दूंगा। अवि ने कहा, उसे मेरे ट्रांसफॉर्मर्स के साथ भी खेलने दो। तनु ने कहा, वह मेरे खिलौनों से भी खेल सकता है। राजेश कपूर ने उन्हें चूमा और कहा, चलो, अपने भाई की नींद में खलल मत डालो। चारों खजांची अनिच्छुक थे। पिताजी, चलो अब बात नहीं करते और सिर्फ मेरे भाई पर नजर रखते हैं। हम उसे नहीं जगाएंगे। ठीक है। राजेश कपूर उनके बगल वाली कुर्सी पर बैठे और देखते रहे। ये 4 खजाने बहुत दुर्लभ हैं। इस समय बच्चा रोने लगा और चारों बच्चे थोड़ा घबरा गए। फेन ने राजेश को समझाया कि उन्होंने कुछ नहीं किया। इसी समय कारावास सरला यादव आ गईं। लोगों का एक समूह उसके पीछे पीछे चल रहा था। अरुण कुमार के माता पिता कल कुछ कटी हुई मुर्गियां, बत्तखें और मुर्गे लेकर आए। उसने प्रिया को गुप्त रूप से 80,000 रुपये भी दिए। इसमें से कुछ पैसा उनका अपना था और कुछ उनके बेटे ने दिया था, जिसे उन्होंने बचा कर रखा था क्योंकि वे उसे खर्च करने से हिचकिचा रहे थे। प्रिया मना नहीं कर सकी। अरुण कुमार को घर में बुलाओ और उसे स्वयं उन दोनों बूढ़ों को पैसे लौटाने दो। प्रिया की मां को इस बारे में पता था लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। प्रिया मुस्कुराई और बोली, मां, मुझे कोई पैसा मत देना। अरुण कुमार और मैं सरला यादव के प्रसव का खर्चा उठा लेंगे। प्रिया की मां के दिल में गर्माहट महसूस हुई। कैसे पैसे? मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई पैसा नहीं है। प्रिया मुस्कुराई, हाँ हाँ हाँ, अगर तुम मुझे पैसे नहीं देना चाहते तो मैं बाद में तुम दोनों को दे दूंगी। कारावास सरला यादव की उम्र लगभग 40 वर्ष है और एक स्वर्ण पदक। कारावास सरला यादव के पास एक प्रमाण पत्र है। बच्चे का डायपर बदलने से लेकर अनलान को उसे खाना खिलाने देने और फिर उसे डकार दिलाने तक। सावधान और सौम्य रहते हुए उन्होंने उन्हें ये भी सिखाया कि बच्चे की देखभाल कैसे की जाए। रिया राजेश कपूर की गोद में बैठ गई। पापा, क्या हम भी ऐसे ही होते हैं? हाँ, तुम अभी पैदा हुए थे और उनसे थोड़े छोटे थे। लेकिन मुझे ये याद क्यों नहीं है? राजेश कपूर ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, उस समय आप खाते थे और सोते थे और सोते थे और खाते थे और जल्दी से बड़े होने की तैयारी करते थे। विहू ने अपने होंठ चटकाते हुए पूछा, पिताजी, दूध अच्छा है? राजेश कपूर थोड़ा परेशान हुए। ये दूध पाउडर जैसा ही है। विहू ने पूछा, दूध पाउडर का स्वाद कैसा होता है? 3 वर्ष की आयु से पहले चारों बच्चे अभी भी पोषणयुक्त संतुलित दूध पाउडर पी रहे थे और विभिन्न विटामिनों का सेवन कर रहे थे। 3 साल की उम्र के बाद मैंने इसे खाना बंद कर दिया। विहू तो दूध पाउडर का स्वाद ही भूल गया है।
ये सुनकर प्रिया जोर से हंस पड़ी। इधर आओ, इधर आओ, गौडमदर के पास थोड़ा दूध पाउडर है, मैं तुम लोगों के लिए बनाऊंगी। विहू ने शोर मचाते हुए उसका पीछा किया। इसके बाद सबसे बड़ा बच्चा आया और दूसरा बच्चा भी इसमें शामिल हो गया। मुझे नहीं पता कि रिया को भूख लगी थी या नहीं, लेकिन वह उसके पीछे चला गया। दूध पाउडर पहले से तैयार किया गया था क्योंकि मुझे चिंता थी कि बच्चे को जन्म देने के बाद मुझे पर्याप्त दूध नहीं मिलेगा। मैंने इसका उपयोग नहीं किया है क्योंकि मेरे पास पर्याप्त मात्रा में दूध है। प्रिया ने चारों बच्चों के लिए एक एक छोटी कटोरी चाय बनाई। आओ, स्वाद चखो। रिया ने कुछ घूंट लिए और पीना बंद कर दिया, ये सोचकर कि इसमें हल्की दूधिया सुगंध है और कोई स्वाद नहीं है। तनु ने उसका आधा हिस्सा पी लिया और भाग गई। पिताजी, दूध पाउडर का स्वाद अच्छा नहीं है, यह मीठा नहीं है, राजेश ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि नवजात शिशु मिठाई नहीं खा सकते। अवि ने एक छोटी कटोरी पी ली और तनु का बाकी का पानी भी पी लिया। चार खजाने, गुरगल गुरगल। उसने न केवल अपना गिलास पिया बल्कि रिया का पूरा कटोरा भी पी गया। प्रिया आए और बोली, बॉस लिन, आपका चौथा बच्चा अद्भुत है। प्रिया के कुछ कहे बिना ही राजेश कपूर ने मोटे तौर पर इसका अंदाजा लगा लिया। फू ए ने विहू से पूछा, जो उसकी ओर आ रहा था, क्या ये स्वादिष्ट है? विहू ने होंठ चटकाए, कोई बात नहीं, थोड़ी चीनी मिल जाए तो और अच्छा लगेगा। राजेश कपूर, मुझे गौडमदर के दूध पाउडर के बारे में नहीं पता, क्या ये वही गंध है? प्रिया, राजेश कपूर पूरी तरह टूट चुके थे। ये सुनकर प्रिया जोर से हंस पड़ी। उसने देखा कि विहू उसकी छाती को घूर रहा है। प्रिया ने तुरंत समझाया, दरअसल उन सब का स्वाद एक जैसा ही होता है। विहू को संदेह हुआ, सच में? हाँ, अगर स्वाद अलग होगा तो मेरा भाई इसे नहीं पिएगा। विहू ने एक क्षण सोचा और कहा, तो गौडमदर, क्या आप मुझे इसका स्वाद चखने और तुलना करने देंगी? राजेश कपूर का चेहरा काला पड़ गया। विहू को पता नहीं था कि उसने कहाँ गलती की और वह खुद को कुछ हद तक निर्दोष महसूस कर रहा था। मैं बस एक छोटा सा घूंट लूंगा, ज्यादा नहीं। मैं अपने भाई के लिए भी कुछ अवश्य छोड़ूंगा और उसे भूखा नहीं रहने दूंगा। अवि भी आया और बोला, गौडमदर, क्या मैं थोड़ा सा पी सकता हूँ, बस एक छोटा सा घूंट। दूसरे बच्चे को इसमें कोई खास रुचि नहीं थी क्योंकि दूध पाउडर का स्वाद उतना अच्छा नहीं था। चूंकि गौडमदर ने कहा, दोनों का स्वाद एक जैसा है, इसलिए उसने शराब पीना छोड़ दिया। जैसे ही अवि ने बोलना शुरू किया, राजेश कपूर का चेहरा भी काला पड़ गया। अवि, विहू, इधर आओ। वे आज्ञाकारी होकर आए। राजेश कपूर ने एक पल सोचा और कहा, तुम मेरे भाई का खाना नहीं खा सकते। अगर तुम उसका खाना खाओगे तो वह चला जाएगा और तुम भूखे रह जाओगे। जब खाने की बात आती है तो विहू की सोच खुल गई है। पिताजी, मेरी गौडमदर ने कहा कि ये दूध पाउडर मेरे छोटे भाई के लिए है। राजेश कपूर ने एक क्षण के लिए कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तो मैं बस एक घूंट लूंगा, इससे ज्यादा नहीं। अगर तुम्हारे भाई को पर्याप्त दूध नहीं मिल रहा है तो थोड़ा दूध पाउडर पी लो। इसके अलावा मैंने अभी सुना है कि मेरी सास कह रही हैं कि मेरा भाई अपना पूरा दूध भी नहीं पी पाता है। चूंकि तुम इसे पूरा नहीं कर सकते, इसलिए मैं थोड़ा पी लूंगा, सब ठीक हो जाएगा। जब खाने की बात आती है तो विहू का दिमाग असाधारण रूप से स्पष्ट है, उसकी प्रतिक्रियाएं तीव्र हैं और उसकी सोच चुस्त है। अंततः राजेश ने अपना जानलेवा दुपट्टा निकाला। अच्छा, जाकर अपने भाई से पूछो, अगर वह कहे कि ठीक है तो पी लो। पिताजी, आपने अभी कहा कि आपका भाई बोल नहीं सकता। राजेश कपूर 4 खजाने नूडल्स खरीद सकते हैं या उन्हें स्वयं बना सकते हैं। उन्होंने इस समस्या का समाधान कैसे किया? प्रिया और अरुण कुमार जोर जोर से हंस रहे थे। अरुण कुमार ने कहा, अगर नहीं दे सकते तो विहू को दे दो। अगर इसे नहीं मिला तो ये लड़का इसे जाने नहीं देगा। प्रिया को कोई आपत्ति नहीं थी। ठीक है, गौडमदर तुम्हारे छोटे भाई के लिए दूध ले आएंगी। थोड़ी देर बाद प्रिया दूध लेकर आए। चलो, विहू ने उसे खुशी से ले लिया और महसूस किया कि वह अभी भी गर्म है। विहू का एक निवाला लीजिए और इसका स्वाद अवर्णनीय है। ये बेस्वाद तो नहीं है पर बेस्वाद भी नहीं है। इसका स्वाद पाउडर वाले दूध से भी हल्का है। अवि खड़खड़ाते हुए आया, भाई मुझे भी चखने दो।
अवि की अभिव्यक्ति और भी अवर्णनीय थी और उसने निष्कर्ष निकाला, इसका स्वाद अच्छा नहीं है। विहू, जो कि खाने का सच्चा शौकीन था, ने अपने होंठ भींचे और कहा, कोई बात नहीं। छोटे कटोरे में केवल कुछ ही कौर थे। प्रिया को ये कुछ कौर निकालने में बहुत मेहनत करनी पड़ी। राजेश कपूर ने भावशून्यता से पूछा, अब जब आपने पी लिया है तो क्या अब भी पीना चाहते हैं? विहू ने एक क्षण सोचा और कहा, अगर आप इसमें चीनी मिला दें तो मैं इसे पी लूंगा। सब लोग। रात। राजेश ने अरुण कुमार के घर पर खाना खाया। जब मैं घर पहुंचा तो मीरा शर्मा पाठ योजना लिख रही थीं। तुम लोग वापस आ गए। राजेश कपूर बैठते ही मीरा शर्मा से शिकायत करने से खुद को नहीं रोक पाए, आपके बेटे को आज दूध की जरूरत है। मीरा शर्मा थोड़ा चौंकी, हम? क्या वह ऐसा नहीं सोचती? राजेश कपूर को मीरा शर्मा की सोच समझ आ गई। ये सही है, आपके बेटे ने फॉर्मूला दूध पी लिया और फिर मेरा स्तन दूध पी लिया। राजेश कपूर ने विहू की बातों की बहुत अच्छी नकल की, जिससे मीरा शर्मा हंसने और रोने लगीं। उसने विहू को अपने पास बुलाया और उसकी छोटी सी नाक थपथपाए। ऐसा दोबारा मत करना, वह दूध मेरे छोटे भाई का है। तुम दूसरों की चीजें ऐसे ही नहीं खा सकते, समझ रहे हो? विहू ने सिर हिलाया। माँ, क्या आपके पास एक है? मीरा शर्मा, नहीं, तुमने सब खा लिया। विहू ने कहा। ओह, लेकिन वह निराश नहीं हुआ। वह बुदबुदाया, मैं तो बस ये देखना चाहता था कि स्वाद वैसा ही है या नहीं। इन शब्दों से दंपति अवाक रह गए। इस तरह मामला खत्म हो गया। हालांकि जब भी वे इस घटना के बारे में सोचते हैं तो दंपति अपनी हंसी रोक नहीं पाते। इससे पहले कि हम जानते, मातृ दिवस आ गया। शिक्षक ली ने बच्चों को एक कार्य दिया। मातृ दिवस पर अपनी मां के लिए कुछ ऐसा करें जो आप कर सकते हैं। आपकी क्षमता क्या है? इसका मतलब है कि आप अपनी मां की झाड़ू लगाने, घर के काम करने आदि में मदद कर सकते हैं। आप अपनी मां के पैर भी धो सकते हैं और उनकी पीठ की मालिश भी कर सकते हैं। क्योंकि ये दिन सभी माताओं के लिए छुट्टी का दिन है, इसलिए हम चारों ने चर्चा की कि हम मदर्स डे पर क्या कर सकते हैं। जब राजेश बच्चों को स्कूल से लेने गया तो उसे पता चला कि वे अपनी मां के लिए उपहार तैयार करने जा रहे हैं। राजेश ने राहत भरी आवाज में पूछा, तुम अपनी मां को क्या उपहार देना चाहते हो? 4 बच्चों को नए साल पर दिया गया पैसा 1 या 2 मिलियन तक पहुंच जाता है, जिससे वह एक छोटा करोड़पति बन जाता है। कुछ भी खरीदें, कोई समस्या नहीं। अवि ने भौहें चढ़ाकर पूछा, मां के लिए कुछ कपड़े भेजूं? तनु ने कहा, सच कहूं तो तुम्हें उपहार खरीदने की जरूरत नहीं है, तुम घर का काम करके मां को खुश कर सकती हो। रिया ने कहा, मैं मां के लिए एक गाना गाऊंगी। राजेश आश्चर्यचकित और प्रसन्न हुआ। रिया क्या गाने वाली है? दुनिया में केवल एक ही अच्छी मां है। अच्छा, विहू ने सुझाव दिया, चलो मैं मां के लिए केक खरीदता हूँ। राजेश कपूर ने एक नज़र में ही उसके मन की बात समझ ली। तुम इसे खाना चाहते हो, है ना? विहू एक क्षण के लिए हिचकिचाया और बोला, माँ और मैं इसे खा सकते हैं। ये पुष्टि की गई है कि तीसरा खजाना एक प्रतिभा शो करेगा और चौथा खजाना एक केक खरीदेगा। तनु ने एक क्षण सोचा और बोली, तो मैं माँ के पैर धोऊंगी। अवि ने सोचा और कहा, तो मैं माँ को सुला दूंगा। मैं पास की एक बेकरी में गया और एक छोटा केक ऑर्डर किया। कृपया लिखें, हैप्पी मदर्स डे। ठीक है, 1 मिनट रुको, यह आधे घंटे में तैयार हो जाएगा। बच्चे शीशे के सामने खड़े होकर केक बनाने की प्रक्रिया देख रहे थे। खाने के शौकीनों की लार बहने वाली है। रिया को केक बहुत सुंदर लगा। मैंने बॉस से ये भी कहा कि इस पर एक बाबी डॉल रख दें और क्रीम रंग से एक स्कर्ट बना दें। आधे घंटे बाद एक सुंदर सा केक तैयार हो गया। जब वे घर पहुंचे तो राजेश ने केक रख दिया, इसे उन 4 खजानों द्वारा खाए जाने से बचाने के लिए जो इसे लालच भरी नजरों से देख रहे हैं। मैं छिपकर नहीं खाऊंगा, बल्कि खुलकर खाऊंगा। जब मीरा शर्मा वापस आई तो बच्चों ने उन्हें एक साथ खींचा और उन्हें मातृ दिवस की शुभकामनाएं दी। सच में, मुझे तारीख देखने दो, ये वास्तव में मदर्स डे है। विहू राजेश कपूर से केक ले जाने के लिए कहने का इंतजार नहीं कर सका। माँ, ये केक आपके लिए है। मीरा शर्मा ने जब विहू को देखा तो आंखें फाड़े केक को देखती रह गईं। बेशक उन्हें कुछ समझ नहीं आया।
मीरा शर्मा मुस्कुराईं और बोलीं, हमें तब तक इंतजार करना होगा जब तक पिताजी केक बना नहीं लेते, ताकि हम उसे साथ में खा सकें। विहू दौड़कर रसोई में गया और बच्चे जैसी आवाज में पूछा, पापा, आपका काम कब पूरा होगा? राजेश कपूर विहू की बात से खुश थे, थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। विहू ने फिर पूछा, पिताजी, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? खाने के लिए विहू भी बहुत मेहनती है, तो क्या आप कृपया अपनी चॉपस्टिक्स मेज पर रख सकते हैं? ठीक है, मैं कार्य पूरा करने का वादा करता हूँ। यहाँ विहू केक पहले खाने के लिए राजेश का छोटा सहायक बन गया। वहां पर रिया मीरा शर्मा के पीछे खड़ी हो गई और उनकी पीठ की मालिश करने लगी। उसने धीरे से पूछा, माँ, क्या आप सहज हैं? रिया में मूलतः बहुत कम ताकत थी। मीरा शर्मा के सामने वह थोड़ा सा बल खुजली जैसा महसूस हुआ। मीरा शर्मा ने सिर हिलाया, यह आरामदायक है। धन्यवाद बेबी। रिया की प्रशंसा की गई और वह खुशी से मुस्कुराए। तनु को याद आया कि उसने अभी तक अपनी मां के पैर नहीं धोए हैं, इसलिए उसने राजेश कपूर से गर्म पानी लाने में मदद मांगी। राजेश कपूर ने तनु की ओर देखा जो एक छोटी मधुमक्खी की तरह जीवंत थी और मुस्कुराते हुए कहा, रात का खाना शुरू होने वाला है। जब मम्मी सो जाएं, तो तुम उनके पैर धो सकते हो। तनु ने मेज पर रखे गर्म खाने पर नजर डाली और अपने होठों पर चुंबन लिया। ठीक है, रिया ने कहा, माँ, मैं बाद में आपके लिए एक और गाना गाऊंगी। अवी ने कहा, माँ, मैं आपको बाद में सोने के लिए मना लूंगा। मीरा शर्मा ने आशा भरी निगाहों से कहा, ठीक है, खाने का समय हो गया। राजेश कपूर ने छोटा सा केक खोला और बोले, आओ, मैं इसे बांट लूं। केक का ये पहला टुकड़ा, चलो इसे माँ को दे दें। दूसरा वाला पापा के लिए है, तीसरा टुकड़ा अवी के लिए है और फिर तनु के लिए। चलो, आखिरी वाला 3 खजाने हैं। इसे बांटने के बाद प्रत्येक व्यक्ति को एक छोटा टुकड़ा ही मिलता था और वयस्कों ने इसे कुछ ही बार में खत्म कर दिया। केक खाने के बाद बच्चों ने खाना खाया। इस अवधि के दौरान शिशुओं की भूख बढ़ गई, जिसमें तीसरा शिशु भी शामिल था, जिसकी भूख बहुत अधिक थी। हर बार ऐसा होने पर राजेश को पता चल जाता है कि बच्चे बढ़ रहे हैं। उनकी टिप्पणियों के अनुसार वसंत और शरद ऋतु के दौरान चारों शिशुओं की भूख बढ़ जाती है। गर्मियों और सर्दियों में वे बहुत लंबे हो जाते हैं। तो इस समय राजेश शिशुओं के लिए खाना बनाते समय मैं पोषण संतुलन पर अधिक ध्यान देती हूँ और उनके व्यायाम और आराम पर नजर रखती हूँ। रात के खाने के बाद रिया ने शर्माते हुए अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। ओनली मॉम इज गुड इन द वर्ल्ड गाते हुए आपको कहना होगा, गायन बहुत सुंदर है। राजेश और उनकी पत्नी अपना समर्थन दिखाने आए और अन्य लोगों ने भी तालियां बजाईं। रिया वेन चुपचाप मुस्कुराए। बिस्तर पर जाने से पहले राजेश कपूर गर्म पानी का बेसिन लेकर आए और तनु ने मीरा शर्मा के पैर धोए। राजेश कपूर ने अपने मोबाइल फोन से सुनीता कपूर को संदेश भेजकर 52,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए। PS हैप्पी मदर्स डे माँ। इस समय सुनीता कपूर जाग चुकी थीं और उन्होंने तुरंत संदेश भेजा, धन्यवाद बेटा। बच्चों का व्यवहार देखकर मीरा शर्मा को लता शर्मा का ख्याल आया और उन्होंने उन्हें फोन किया। माँ, लता शर्मा ने मुस्कुराते हुए पूछा, आप क्या कर रहे हैं? उनके बीच एक मौन सहमति थी, लेकिन लता शर्मा ने इस ओर ध्यान नहीं दिलाया। मीरा शर्मा मुस्कुराईं और बोलीं, आज मदर्स डे है, हैप्पी मदर्स डे। तुम भी। बच्चों का क्या हुआ? क्या उन्होंने कोई प्रतिक्रिया दिखाए? हाँ, मेरे चौथे बच्चे ने मेरे लिए केक खरीदा, मेरे दूसरे बच्चे ने मेरे पैर धोए, मेरे तीसरे बच्चे ने मेरे लिए ओनली मॉम इज गुड इन द वर्ल्ड गाया और मेरा सबसे बड़ा बच्चा मुझे जल्द ही सुला देगा। लता शर्मा ईर्ष्या से बोली, खैर, अधिक बच्चे होना खुशी की बात है। फोन रखते ही राजेश कपूर ने पूछा, क्या आप माँ को कुछ पैसे भेजना चाहते हैं? मीरा शर्मा ने पूछा, कितना? मैंने 52,000 स्थानांतरित कर दिए। तो फिर मैं भी 52,000 ले लूंगा। पैर धोने के बाद तनु ने अपने पैरों पर लगा पानी पोंछा और बोली, ठीक है मम्मी। बच्चा बहुत बढ़िया है। रात को अवी ने वही किया जो उसने कहा था और मीरा शर्मा को सुला दिया। मीरा शर्मा पहले तो सोने का नाटक कर रही थीं। अप्रत्याशित रूप से अवी के कोमल अनुनय के कारण मैं अनजाने में ही सो गई। राजेश बच्चों को सुला देता है। जब वह लेट गया तो मीरा शर्मा ने नींद से कहा,
प्रिय, क्या मैं अभी सो गई थी? ये देखकर कि मीरा शर्मा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, राजेश कपूर ने ध्यान से देखा तो पाया कि वह सो रही थीं। दिन हमारी उंगलियों के बीच से चुपचाप निकल जाते हैं, न तो तेजी से और न ही धीरे से। आंगन में आड़ू और सेब के पेड़ों पर फल बड़े और बड़े होते जा रहे हैं। मेरा अनुमान है कि कुछ ही महीनों में हम अपने द्वारा उगाए गए फल खाने में सक्षम हो जाएंगे। उस दिन बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मेरे दादाजी फलों के पेड़ों पर कीटनाशक छिड़कने आए और गंध थोड़ी तेज थी। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, गंध गायब हो जाएगी। बच्चे जब वापस आएंगे तो उन्हें इसकी गंध नहीं आएगी। दवा छिड़कने के बाद मैंने खुद को जांचा और वहां से चला गया। बिना पानी का घूंट पिए राजेश कपूर को समझ नहीं आ रहा था कि वह उनका शुक्रिया कैसे अदा करें। ये फलदार वृक्ष अभी भी बहुत अधिक उत्पादन देते हैं। उदाहरण के लिए, सेब पहले से ही प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, आड़ू की तो बात ही छोड़ दीजिए। पूरा परिवार उस दिन का इंतजार करता है जब वे बड़े हो जाएंगे। मई का महीना लगभग खत्म होने वाला है। स्कूल पहले से ही बाल दिवस की योजना बना रहा है। प्रत्येक कक्षा में 2 कार्यक्रम होते हैं। एक समूह कार्यक्रम है और दूसरा विशेष कार्यक्रम है। शिक्षक ने समूह में एक संदेश भेजा जिसमें अभिभावकों से अपने बच्चों का आकार बताने को कहा गया। कक्षा में 30 छात्र हैं और उनमें से 12 विशेष कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। यदि आप रिया या विहू के रूप में चुनी जाती हैं तो उनके पास विशेष प्रदर्शन पोशाकें भी होंगी। पंजीकरण के बाद कपड़ों का शुल्क आपके खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। क्योंकि उन्हें शो का अभ्यास करना होता है, इसलिए बच्चों को स्कूल से थोड़ी देर बाद निकलना पड़ता है। 3 दिन बाद कपड़े बच्चों तक पहुंचा दिए गए। शिक्षक ने समूह चैट में कहा, यदि आकार उपयुक्त नहीं है तो कृपया इसे बदलने के लिए कल सुबह स्कूल में ले आएं। राजेश कपूर ने एक एक करके उनकी तुलना की और पाया कि वे सभी उपयुक्त थे। कक्षा में चारों बच्चे बहुत लंबे हैं। इसका आकार अन्य छात्रों की तुलना में 1 या 2 आकार बड़ा है। राजेश ने अपने प्रदर्शन के कपड़े अच्छी तरह से धोए। स्कूल में बच्चों के पहले बाल दिवस का इंतजार है। मई का आखिरी दिन। शिक्षक ने अभिभावकों को संदेश भेजकर बताया कि सुबह 7:30 बजे बच्चे मेकअप करने के लिए अपनी प्रदर्शन पोशाक में कक्षा में आएं। मीरा शर्मा को स्कूल में बच्चों के पहले बाल दिवस पर अवश्य उपस्थित होना चाहिए। इसमें भाग लेने के लिए आपको छुट्टी लेनी होगी। सुबह बच्चों को प्रदर्शन पोशाक पहनाएं और उन्हें समय पर कक्षा में आने के लिए कहें। पिछली बार यह नीला आईशैडो था, इस बार यह हरा आईशैडो था। हरा आईशैडो, लाल होंठ, गुलाबी ब्लश, चाहे आप इसे किसी भी नज़र से देखें, यह उत्सव जैसा ही लगता है। मीरा शर्मा को एक फ़ोटो खींचकर फैमिली ग्रुप में पोस्ट करना होगा। आओ बच्चों, मुस्कुराओ। क्लिक करें, फ़ोटो को परिवार समूह में भेजें। जल्द ही श्वेता, शालिनी कपूर और नीलिमा ने तस्वीरें भेज दीं। आईशैडो को छोड़कर मेकअप वही है। समूह के लोग शिकायत कर रहे थे, अगर मुझे ठीक से याद है तो मैं बचपन में ऐसा ही था। उस लाल रंग को मॉड का लाल कहा जाता है। कई दशक हो गए, आप अपना मेकअप क्यों नहीं बदलती? खैर, मुझे लगता है कि अगर इसे बदल दिया गया तो यह कोई खुशी का अवसर नहीं होगा। सभी बुजुर्ग इस बात पर सहमत थे कि यह बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल पिछली खेल बैठक की तरह। जब बच्चों का मेकअप हो गया तो माता पिता अपने बच्चों के लिए छोटे स्टूल लेकर आए और पिछली बार उनके बैठने के लिए निर्धारित स्थान पर चले गए। 8:30 बजे स्कूल में भाषण के बाद बाल दिवस आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया। मेजबान 2 युवा और सुंदर शिक्षक थे जिन्होंने शो की घोषणा करना शुरू किया। इस प्रदर्शन में वर्ग व्यवस्था भी गड़बड़ा गई। सबसे पहले कक्षा 2 के बच्चों ने सूरजमुखी नृत्य प्रस्तुत किया। छोटे बच्चों का एक समूह बहुत ही प्यारे ढंग से, बहुत ही मनमोहक ढंग से नृत्य कर रहा है। प्रदर्शन करने वाली दूसरी कक्षा 3 थी। आखिरकार यह एक बड़ा वर्ग है। छोटे वर्ग की तुलना में ये कहीं अधिक परिपक्व और स्थिर है। इस बार भी प्रथम श्रेणी की कक्षा को मध्य में स्थान दिया गया। जब पिछली कक्षा ने अपना प्रदर्शन शुरू किया तो वे पहले से ही तैयारी कर रहे थे। समूह नृत्य में लड़कियों ने पीले रंग की स्कर्ट, सिर पर छोटे पीले फूल और पीले जूते पहने थे। लड़कों के लिए ये पीले रंग की छोटी आस्तीन वाली शर्ट, सफ़ेद शॉर्ट्स और काले जूते हैं। गाना है बेबी बेबी।
मुख्य गायक रिया और एक अन्य छोटा लड़का थे। हम इसकी डींगे नहीं मार रहे हैं, लेकिन रिया सचमुच बहुत बहुत खूबसूरत है। इस मामले में तनु बहुत ही कमतर है, लेकिन तनु का लुक भी बहुत अच्छा है। बच्चों को नृत्य की कला भूलने से बचाने के लिए शिक्षक ली ने दर्शकों के बीच से नृत्य किया। राजेश कपूर और उनकी पत्नी ने पाया कि चारों शिशुओं ने अपने कार्यों में कोई गलती नहीं की और इस प्रक्रिया के दौरान कोई देरी नहीं हुई। वह अन्य बच्चों की तरह नहीं है जो कुछ बार कूदने के बाद बस ये देखने के लिए इधर उधर देखते हैं कि कहीं उन्होंने कोई गलती तो नहीं की, या फिर शिक्षक को घूरते रहो। 3 खजानों में इस तरह की स्थिति नहीं है। बच्चों का प्रदर्शन अद्भुत और प्यारा था। उनका अन्य लघु समूह कार्यक्रम अगले दौर में होगा। शिक्षक ली ने कहा कि 3 कक्षाएं हैं, छोटी, मध्यम और बड़ी, और प्रत्येक कक्षा से एक कक्षा का चयन यादृच्छिक रूप से किया जाएगा। इस बार मुझे प्रथम श्रेणी में प्रदर्शन के लिए चुना गया। बच्चों के नृत्य समाप्त होने के बाद शिक्षकों और बच्चों ने अपने कपड़े बदल लिए। जिन शिशुओं को प्रदर्शन करने का दूसरा अवसर नहीं मिला, वे घर जाकर अपने माता पिता के साथ प्रदर्शन देख सकते हैं। मीरा शर्मा को ये देखकर बहुत दुख हुआ कि बच्चे नाचते नाचते पसीने से तरबतर हो रहे हैं। राजेश का बैग हमेशा पानी की बोतल, तौलिया और खाने पीने की चीज़ों से भरा रहता है। आओ, थोड़ा पानी पी लो और पसीना पोंछ लो। रिया और विहू को छोड़कर वे सभी राजेश कपूर और मीरा शर्मा पर बैठे थे। माँ, बच्चों का मेकअप इतना मज़ेदार है कि वह हंसते हंसते लोटपोट हो जाती हैं। जल्द ही पहली कक्षा के लिए विशेष सम्मान कार्यक्रम की बारी आई। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। इस बार बच्ची ने लाल रंग की सीक्विन वाली पोशाक पहनी हुई थी और उसके बालों में सीक्विन वाला फूल लगा हुआ था। लड़कों के कपड़े वही थे, फर्क सिर्फ इतना था कि उनकी कलाइयों पर सेक्विन लगे हुए थे। ये स्थान बिल्कुल सही है। सेक्विन सूर्य की रोशनी में चमकते हैं, जो बहुत उपयुक्त है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार ऐसा गीत नहीं था जिससे वे परिचित थे। यह एक रूपांतरित बाल गीत है जो आकर्षक है और इसमें सरल गति है। नृत्य के बाद रिया और विहू नीचे आए। रिया अचानक राजेश कपूर की बाहों में बैठ गई, इतनी थक गई कि बोल नहीं पा रही थी। राजेश कपूर ने उसे पानी और खाना दिया। ये कहा जा सकता है कि इस तरह का उपचार आजकल केवल 3 खजानों द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। इसकी तुलना में विहू अभी भी अच्छे मूड में है। पानी का प्याला पकड़े हुए उसने पानी गटक लिया और कुछ रोटी खा ली। लियू किंग दूसरी तरफ बैठी थी। उसने तियान को अपनी बाहों में पकड़ रखा था और दूर से विहू को पुकार रही थी। 4 खजाने। यद्यपि उसने स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा, परंतु उसकी आंखें इच्छा से भरी थीं। विहू समझ गया और उसने तियान को एक छोटी रोटी दी। तियान ने कहा, धन्यवाद। वास्तव में लियू किंग वहाँ और रोटी लाया, जो पर्याप्त था। मुझे लगता है कि अन्य लोगों का भोजन अधिक सुगंधित और स्वादिष्ट होता है। प्रदर्शन और प्रधानाचार्य के भाषण के बाद बाल दिवस का समापन हुआ। अभिभावक स्थान के अनुसार बारी बारी से कक्षा में वापस आए। जब मैं बैठ गया तो शिक्षक ने कहा कि दोपहर में कोई कक्षा नहीं होगी। कल हमारी छुट्टी है और परसों से कक्षाएं सामान्य रूप से शुरू होंगी। बच्चे खुश थे जब उन्हें पाठ सुनने की जरूरत नहीं पड़ी। बच्चों और उनके अभिभावकों को कुछ निर्देश देने के बाद शिक्षिका ने ताली बजाई और कहा, बाल दिवस की शुभकामनाएं। स्कूल खत्म हो गया। लियू किंग ने पूछा, आप बच्चों को खेलने के लिए कहाँ ले जा रहे हैं? राजेश कपूर ने सिर हिलाया, अभी तो पता नहीं। तुम्हारा क्या? तुम्हें तो काम पर जाना है, बच्चों का क्या करोगी? लियू किंग मुस्कुराए और बोले, बच्चे के पिता आज दोपहर को तियान के साथ बाल दिवस बिताने के लिए वापस आएंगे। राजेश कपूर ने सिर हिलाया। अलग होने के बाद मीरा शर्मा ने बच्चों से पूछा, आप बाल दिवस पर कहाँ जाना चाहते हैं? विहू सबसे पहले चिल्लाया, मैं मनोरंजन पार्क जाना चाहता हूँ। अवि और तनु को कोई आपत्ति नहीं थी। वे तीनों सबसे अधिक सक्रिय और जीवंत हैं, इसलिए वे सभी खेलना पसंद करते हैं। रिया ने कहा, दोनों ठीक हैं। इसलिए हमने बाल दिवस के लिए मनोरंजन पार्क जाने का फैसला किया। आज दोपहर का समय तय किया गया है। आंगन में लगे आड़ू के पेड़ पर लगे आड़ू पहले से ही बच्चे की मुट्ठी जितने बड़े हो गए हैं। कुछ तो पहले ही लाल होने लगे हैं और मेरा अनुमान है कि महीने के अंत तक वे खाने योग्य हो जाएंगे। सेब भी ऐसे ही होते हैं।
मुझे नहीं पता कि ऐसा अलग अलग जलवायु के कारण होता है या नहीं, लेकिन सेब आड़ू की तुलना में धीरे बढ़ते हैं। यद्यपि सेब पहले उगते हैं, लेकिन वे आड़ू की तुलना में बाद में पकते हैं। घर लौटने के बाद मीरा शर्मा ने कुछ हल्का मेकअप रिमूवर ढूंढा और बच्चों को उनका मेकअप हटाने में मदद की। पलक झपकते ही बच्चे गोरे, स्वच्छ, सुंदर छोटे छोटे प्यारे बच्चों में बदल गए। मैंने दोपहर में भोजन किया और थोड़ी देर खेला। रिया पहले ही थकान के कारण सोफे पर सो गई थी। राजेश कपूर अपनी बेटी को वापस कमरे में सोने के लिए ले गए। जब तक राजेश कपूर रिया को निपटा नहीं देते तब तक प्रतीक्षा करें। नीचे तीनों हस्की बड़ी ऊर्जा के साथ खेल रहे थे। मैंने समय देखा और कहा, 5 मिनट और खेलो और फिर सो जाओ। बच्चों की कोई राय नहीं है। 5 मिनट बाद राजेश ने उनसे ऊपर जाकर सोने को कहा। उन्होंने तनु को विशेष रूप से याद दिलाया, बहन पहले से ही सो रही है, कृपया अपनी आवाज़ कम रखें और उसे न जगाएं। गर्मियों आ गई। शिशुओं को अपने कपड़े उतारने की जरूरत नहीं होती और वे अपने कंबल के नीचे सो सकते हैं। मीरा शर्मा बच्चों के खिलौने पैक कर रही थीं, तभी राजेश कपूर आए और बोले, प्रिय, तुम्हें भी सो जाना चाहिए। और आप? मैं 1 मिनट में वहां पहुंच जाऊंगा। तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। सफाई करने के बाद दंपति ये देखने के लिए बच्चों को देखने गए कि वे सो रहे हैं या नहीं। बहुत बढ़िया, सभी लोग अच्छी तरह सोए। मीरा शर्मा ने जम्हाई ली, राजेश कपूर का हाथ पकड़ा और ऊपर सोने चली गईं। रैम्बो और मिठू पहले से ही लिविंग रूम में सोफे पर गहरी नींद में सो रहे थे। लोग कहते हैं कि बसंत में नींद आती है, पतझड़ में थकान होती है और गर्मियों में सुस्ती आती है। मुझे इस समय सचमुच नींद आ रही है। आज दोपहर असाधारण रूप से शांतिपूर्ण थी। बाहर तेज हवा चल रही थी और घर के लोग गहरी नींद में सो रहे थे। बच्चों के जागने के बाद राजेश ने अपना बैग पैक किया, अपना वीआईपी कार्ड लगाया जो उसने मनोरंजन पार्क में टॉप अप कराया था, और निकल पड़ा। बच्चों के साथ रहना सबसे ज्यादा थका देने वाला काम होता है। हालांकि माता पिता कुछ नहीं करते, बस उनके पीछे पीछे उनकी देखभाल करते रहते हैं, फिर भी ये बहुत थका देने वाला होता है। आजकल व्यवसाय भी बहुत स्मार्ट हो गए हैं और खेल के मैदानों में मालिश कुर्सियां रख देते हैं। इससे वयस्कों को अपने बच्चों की देखभाल करने के साथ साथ शिशुओं की भी अच्छी देखभाल करने का अवसर मिलता है। खेल का मैदान बच्चों के लिए स्वर्ग है। यद्यपि वे यहाँ अक्सर आते हैं, लेकिन उन्हें कभी भी पर्याप्त आनंद नहीं मिलता। प्रिय, वहाँ मालिश कुर्सी पर बैठो और आराम करो। मीरा शर्मा ने राजेश कपूर को अपने साथ खींचते हुए कहा, चलो साथ साथ चलते हैं। मसाज कुर्सी पर बैठकर आप बच्चों को समुद्री गेंदों से खेलते हुए देख सकते हैं। राजेश कपूर अभी भी चिंतित थे। आप आगे बढ़ें, मैं बच्चों को पानी पिलाता हूँ, उनका पसीना पोंछता हूँ और उनकी पीठ पर तकिया लगाता हूँ। ठीक है, मैं थोड़ी देर बैठूंगा। बच्चों का खेल लगभग समाप्त हो चुका था और राजेश कपूर ने हाथ हिलाकर कहा, बच्चों इधर आओ। जब मैंने उनकी पीठ को छुआ तो वे पूरी तरह गीली थीं। उसने जल्दी से उन्हें एक पसीने से भरे तौलिए से ढक दिया और कहा, आओ थोड़ा पानी पी लो। अवी ने पानी का घूंट भरते हुए कहा, पापा मम्मी कहाँ हैं? तनु ने मसाज चेयर पर बैठी मीरा शर्मा की ओर इशारा किया। माँ बेटी एक दूसरे का अभिवादन कर रही थीं। माँ हैं। राजेश कपूर ने बच्चों के माथे से तौलिए से पसीना पोंछा। माँ थोड़ी थकी हुई हैं। चलो वहाँ बैठकर थोड़ी देर आराम करते हैं। पानी पीने के बाद बच्चे पूरी ऊर्जा के साथ फिर से खेलने चले गए। वे पूरी दोपहर समुद्री गेंदों के साथ खेल सकते हैं। चूंकि यह एक किंडरगार्टन है, इसलिए यहाँ बहुत सारे बच्चे खेलते हैं। धक्के और चोटें सामान्य हैं और वे खिलौनों के लिए भी लड़ सकते हैं। राजेश का मानना है कि जब तक समस्या छोटी है, उन्हें उम्मीद है कि बच्चे इसे स्वयं हल कर लेंगे। देखो, विभू एक टट्टू पर सवार था और अचानक खड़ा हो गया। दूसरे बच्चे ने उसके हाथ से टट्टू छीन लिया। बच्चा लगभग 5 या 6 साल का था, लगभग 1.2 मीटर लंबा और मजबूत था। छीनने की प्रक्रिया के दौरान उसने विभू को धक्का दे दिया, जिससे वह नर्म कुशन पर बैठ गया। विभू बहुत सहज था, बस थोड़ा सा भौहें चढ़ाए और परवाह नहीं की। ये दृश्य तनु ने देख लिया और वह गुस्से में आ गई। अरे, तुम्हें अपने भाई से माफी मांगनी चाहिए। तुमने उसका टट्टू चुराया और उसे धक्का दिया।
बच्चे ने दूसरे बच्चे को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया और ऐसा व्यवहार किया जैसे उसे कोई परवाह ही नहीं है। तनु ने गुस्से से उसका रास्ता रोका। तुम्हें अपने भाई से माफ़ी मांगनी होगी और उसे टट्टू वापस करना होगा। बच्चा हंसा और बोला, मैं नहीं करूँगा। तनु गुस्से से चिल्लाई, बड़े भाई, तीसरी बहन अवी और रिया, जो स्लाइड पर खेल रहे थे, ने ये सुना और जल्दी से यहाँ दौड़े। मजाक कर रहा हूँ। अवी का गोल मटोल शरीर और लगभग 1.1 मीटर की ऊंचाई का मतलब है कि वह अभी भी अपनी क्षमता पर कायम है। हालांकि रिया एक लड़की है, फिर भी वह भीड़ का समर्थन कर सकती है ना? लड़के और लड़कियां जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, उनके बीच अंतर उतना ही अधिक स्पष्ट होता जाता है। यद्यपि तनु दूसरा बच्चा है, वह दोनों लड़कों अवी और विहू से छोटा है। उसके दोनों ओर खड़े अभिभावकों ने अपने हाथ कमर पर रखे और छोटे लड़के की ओर इशारा किया। उसने चौथे भाई का टट्टू चुरा लिया और उसे नीचे धकेल दिया। लो, अवी और रिया यहाँ हैं। अवी ने विहू से पूछा, विहू, क्या ये सही है? विहू ने सिर हिलाया। यदि वह अकेला है तो उसे इसकी परवाह नहीं होगी, लेकिन जब उसके अन्य भाई बहन न्याय पाने में उसकी मदद करेंगे तो उसे इसकी निश्चित रूप से परवाह होगी। रिया सबसे सुंदर है और उसका स्वभाव बहुत मधुर है। तुम बहुत परेशान करने वाले हो। मेरे भाई को कुछ मुआवजा दो और माफ़ी मांगो। बच्चा बहुत उलझन में था। उसे शायद उम्मीद नहीं थी कि दूसरे व्यक्ति के 4 बच्चे हैं। इसके अलावा कपूर परिवार के सभी लड़के बहुत लंबे हैं। कहने की ज़रूरत नहीं कि अवी और तनु दोनों ही खाना खाने को तैयार हैं। यहाँ तक कि सबसे आलसी और नींद में रहने वाली रिया भी 1 मीटर लंबी है। बच्चे ने अपनी गलती स्वीकार कर ली, लेकिन वह अभी भी आश्वस्त नहीं था। बस टट्टू को ज़मीन पर धकेल दो। अगर तुम चाहो तो खेलो। मुझे अब खेलना पसंद नहीं है। विहू ने शांति से कहा, तुमने जो भी सवारी की है, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। बगल में खड़ी रिया ने तुरंत कहा, ये सही है, आपने अभी तक कोई मुआवजा या माफ़ी भी नहीं मांगी है। बच्चे ने अपने हाथ गर्दन से बाहर निकाले और कहा, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। अवी ने पास आकर पूछा, क्या तुम माफ़ी मांगोगे? तनु ने भी ऐसा ही किया और पूछा, क्या आप माफ़ी मांगेंगे? रिया ने यह भी कहा, माफ़ी मांगो या नहीं? बच्चा इतना डर गया कि उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह रोने लगा। पिताजी, पिताजी, उन्होंने मुझे परेशान किया। बच्चे का पिता अपने मोबाइल फ़ोन से खेल रहा था। जब उसने अपने बेटे को रोते हुए सुना तो वह जल्दी से पूछने गया, क्या चल रहा है? छोटे बच्चे ने चारों खजानों की ओर इशारा करते हुए शिकायत की, पिताजी, उन्होंने मुझे परेशान किया। जब बच्चे के पिता ने ये सुना तो उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया और चारों बच्चों को घूरने लगा। आप में से कुछ लोग मेरे बेटे को परेशान करने के लिए अपनी संख्या पर निर्भर हैं। तनु ने सबसे स्पष्ट रूप से कहा, हमने उसे धमकाया नहीं। उसने मेरे भाई का टट्टू चुरा लिया और उसे नीचे धकेल दिया। हमने उससे बस माफ़ी मांगने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया और हम पर उसे परेशान करने का आरोप लगाया। हमने उसे परेशान नहीं किया। रिया ने आगे कहा, ये सही है, हमने उसे धमकाया नहीं। बच्चे ने जोर देकर कहा कि उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया। चारों खजांची क्रोध से कांप रहे थे। चूंकि इसमें वयस्क लोग भी शामिल हैं, इसलिए राजेश कपूर स्वाभाविक रूप से उन्हें इसे अकेले नहीं संभालने दे सकते। वह सामने आया, क्या हुआ? तनु को लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है और वह क्रोधित हो गई तथा उसने पूरी घटना बता दी। राजेश ने बच्चे से पूछा, चाचा पूछ रहे हैं, क्या तुमने टट्टू को पकड़ लिया? क्या तुमने इस बच्चे को धक्का दिया? राजेश कपूर की पूछताछ के बाद बच्चा बहुत डर गया, लेकिन उसके माता पिता थे, इसलिए वह उनकी बाहों में गिर पड़ा और बोला, मेरे पास कोई नहीं है, उन्होंने मेरा टट्टू चुरा लिया है। राजेश कपूर ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं। अरे, आज मेरी मुलाकात एक शरारती बच्चे से हुई। बच्चे के माता पिता ने बेबाकी से कहा, क्या तुमने सुना? तुमने मेरे बेटे को परेशान किया और तुम्हें ही माफ़ी मांगनी चाहिए। इस बात पर दोनों छोटी बच्चियां तनु और रिया इतनी नाराज हो गईं कि रोने लगीं। विहू भी बहुत गुस्से में था, वह झूठ बोल रहा है। अवी ने भी गुस्से से कहा, ये सही है, वह झूठा है। हर माता पिता अपने बच्चों के पक्ष में खड़ा होना पसंद करेंगे। लेकिन माता पिता ने फिर भी पूछा, क्या तुमने अपने पिता से झूठ बोला? इस समय बच्चे के लिए सच बताना मुश्किल था। नहीं,
मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। राजेश कपूर ने शांत भाव से कहा, छोटे दोस्त, अगर अब सच बता दोगे तो चाचा तुम्हें माफ कर देंगे। ये देखकर दूसरे पक्ष के माता पिता ने भौहें चढ़ाकर ठंडे स्वर में कहा। मेरे बेटे ने कहा, नहीं, और बस। आप एक वयस्क होकर एक बच्चे पर इस तरह से दबाव कैसे डाल सकते हैं? माता पिता की आवाज़ इतनी तेज थी कि उसने आसपास के लोगों का ध्यान आकर्षित कर लिया। मीरा शर्मा आई और पूछा, क्या हुआ? यहाँ तक कि मनोरंजन पार्क के कर्मचारी भी वहाँ आए और पूछा, क्या हुआ? रिया चिल्लाई और मीरा शर्मा की बाहों में कूद गई। तनु ने एक ही वाक्य में सारी बात स्पष्ट कर दी। उसने अपने भाई का टट्टू चुरा लिया, उसे धक्का दे दिया और माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया। स्टाफ ने आकर उसे सांत्वना देते हुए कहा, खेलते समय बच्चों का टकराना और चोट लगना स्वाभाविक है, ये सामान्य बात है। राजेश कपूर ने स्टाफ की बात अनसुनी कर दी और केवल पिता पुत्र से ही बात की। दुर्भाग्यवश मैंने अभी अभी वह दृश्य कैद किया है। उसने वीडियो चालू कर दिया। मैंने पहले तो कोई फोटो नहीं ली, मैंने बस बच्चों के खेलने की हर बारीकी को रिकॉर्ड किया। 10 सेकंड से भी कम समय में वह छोटा लड़का आया, विहू का टट्टू छीन लिया और उसे नीचे धकेल दिया। माता पिता का चेहरा शर्मिंदा और बदसूरत लग रहा था। उसने बच्चे को अपनी गोद से खींच लिया और कहा, जाओ, बच्चे को कुछ पैसे दो और माफ़ी मांगो। बच्चा चौंका, पिताजी। माता पिता ने उदास होकर कहा, तुमने कुछ गलत किया है, जाओ और माफ़ी मांगो। बच्चा डर गया और विहू के पास गया, मुझे माफ़ कर दो। तब माता पिता ने पूछा, और फिर? बच्चे ने फुसफुसाते हुए कहा, मुझे तुम्हारा टट्टू नहीं लेना चाहिए था और मुझे तुम्हें नीचे नहीं धकेलना चाहिए था। विहू का चेहरा भावहीन था, कोई बात नहीं। बच्चा अपने चेहरे पर शिकायत का भाव लिए अपने माता पिता के पास भागा। सच्चाई जानने के बाद माता पिता ने चारों बच्चों और राजेश को उपहार दिए और माफ़ी मांगी। राजेश ने माफ़ी स्वीकार कर ली और पूछा, क्या आप लोग अभी भी खेल रहे हैं? चारों बच्चों ने कहा कि वे अब और खेलना नहीं चाहते तथा उन्हें भूख लगी है। चलो, पिताजी तुम्हें खाना खिलाने ले जाएंगे, आज बाल दिवस है। बच्चे क्या खाना और खेलना चाहते हैं? राजेश कुछ नहीं बोला। जब बच्चे आइसक्रीम देखते हैं तो वे उसे खाना चाहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति ने एक एक खरीदा और राजेश कपूर ने तो बॉस को विशेष रूप से यह याद दिलाया कि वे कम कीमत लगाएं। बच्चे अभी छोटे हैं और इनका अधिक मात्रा में सेवन उनके लिए अच्छा नहीं होगा। अंततः हम एक हॉट पॉट रेस्तरां में पहुंचे। बच्चों ने अभी अभी आइसक्रीम खाई थी, इसलिए राजेश मॉल में घूमने चला गया और जब उसे लगा कि उसने खाना लगभग पचा लिया है तो वह हॉट पॉट खाने चला गया। चारों बच्चे जल्दी ही भूल गए कि मनोरंजन पार्क में क्या हुआ था, लेकिन वयस्क याद रखते हैं। मीरा शर्मा ने बच्चों के लिए कुछ खाना उठाते हुए कहा, वह माता पिता बहुत अच्छे हैं। राजेश ने शांति से कहा, अगर उसकी तस्वीर नहीं खींची गई होती तो शायद वह ऐसा नहीं करता। तथ्यों के सामने आप बहाने कैसे बना सकते हैं? खेल के मैदान से बाहर आने के बाद उन्होंने चारों बच्चों की एकता की प्रशंसा की। गर्मागर्म खाना खाने के बाद परिवार घर चला गया। कल कोई कक्षा नहीं है। राजेश कपूर उन्हें मछली पकड़ने ले जाने की योजना बना रहे हैं। ये नौक पर मछली पकड़ने जाने के बारे में नहीं है, ये पैसे के लिए तालाब में मछली पकड़ने जाने के बारे में है। अगले दिन राजेश अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर मछली तालाब पर गया। प्रत्येक मछली तालाब की कीमत अलग अलग होती है और अंदर की मछलियां भी अलग अलग होती हैं। राजेश बच्चों को सबसे सस्ते छोटे मछली तालाब में ले आया, जो छोटी मछलियों से भरा था। पूरा परिवार बैठकर मछली पकड़ने लगा। तालाब में बहुत सारी मछलियां हैं, इसलिए आपको इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आप कोई मछली नहीं पकड़ पाएंगे। देखो, सबसे पहले जो पकड़ा गया वह रिया थी। जब अन्य शिशुओं ने ये देखा तो वे सभी अपने हाथ रगड़ने लगे और मछली के काटने का इंतजार करने लगे। राजेश और मीरा शर्मा वहां सिर्फ उनका साथ देने के लिए थे, उनका ध्यान मछली पकड़ने पर केंद्रित नहीं था। मुख्यतः बच्चे मछली पकड़ने जाते हैं। दोपहर तक मछली पकड़ने के बाद हमें अच्छी मछली मिली। बच्चों के चेहरे खुशी से भरे हुए थे। वहाँ बहुत सारी मछलियाँ थीं, इसलिए वापस आते समय मैंने कुछ मछलियाँ प्रिया को दे दीं। प्रिया घर पर उंगलियों पर दिन गिन रही थी, कैद से छूटने का इंतजार कर रही थी। प्रसव अवधि के दौरान वह सोती थी, खाती थी और स्तनपान करती थी।
जीवंत और सक्रिय व्यक्तित्व वाली प्रिया के लिए ये सचमुच कठिन है। अगर मेरे पास सेल फोन होता तो मैं ऐसा नहीं होता। मीरा शर्मा ने मुस्कुराते हुए उसे सांत्वना दी, अभी भी कुछ समय बाकी है, बस सहन कर लो। प्रिया ने आह भरते हुए कहा, हम और क्या कर सकते हैं? इसके अलावा ये जून का महीना है और मौसम पहले से ही गर्म हो रहा है। वह पंखा नहीं चला सकती, उसे टोपी और रोएदार चप्पलें पहननी पड़ती हैं। मैं रोना चाहता हूँ। मीरा शर्मा ने उनकी शिकायतें ध्यान से सुनी, फिर बच्चे को गोद में लेते हुए पूछा, क्या आपने अभी तक कोई नाम तय कर लिया है? हाँ, मुझे ये तब पता चला जब मैंने अस्पताल से अपना जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त किया। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा पूरा नाम लियू जियान है और मेरा उपनाम हुओ है। पफ, मीरा शर्मा ने पूछा, इसे हुओ क्यों कहा जाता है? प्रिया ने आह भरते हुए कहा, हुओ पहले से ही एक अच्छा नाम है। दोनों माता पिता ने कहा कि एक घटिया उपनाम वाले बच्चे का पालन पोषण करना आसान होगा, इसलिए उन्होंने उसका नाम टाइडन, जियाओशुआन इत्यादि रखा। मीरा शर्मा मुस्कुराई, मैंने भी इसके बारे में सुना है। प्रिया ने जैसे ही अरुण कुमार को अंदर आते देखा, कहा, उसका नामकरण बहुत मज़ेदार है। उसने कहा कि जुआगजून का मतलब है मजबूत और स्वस्थ, या नुनियू का मतलब है बछड़े की तरह मेहनती और दृढ़ निश्चयी। मुझे लगता है कि इसे शुन शुन कहना बेहतर होगा, जिसका अर्थ है सहज यात्रा। मीरा शर्मा ने पूछा, तो फिर इसे हुओ क्यों कहा जाता है? प्रिया ने कहा, इसका मतलब है समृद्ध और आकर्षक। एक लड़के का नाम होंग या होंगहुओ नहीं रखा जा सकता। खैर, मीरा शर्मा जो कहा गया था उसका खंडन नहीं कर सकी। हालांकि मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि हुओ नाम पलक झपकते ही बदल दिया जाएगा। यहाँ देखिए क्या हुआ। जब अभी, जो थोड़ा होशियार लड़का था, ने हुओ शब्द सुना तो वह भ्रमित हो गया। मैंने हुओ को निशा राव के रूप में सुना है। निशा राव नाम के दो नाम चारों खजानों द्वारा तुरंत ले लिए गए। इस प्रकार निशा राव चारों खजानों द्वारा प्रयुक्त उपनाम बन गया। जब बच्चा पैदा होता है तो वह एक तरह का दिखता है, और जब वह 1 महीने का हो जाता है तो वह बिल्कुल अलग तरह का दिखता है। अब जब वह बड़ी हो गई है तो वह बहुत प्यारी है। चारों बच्चे उससे इतना प्यार करते हैं कि जब भी उन्हें खाली समय मिलता है तो वे इस छोटे भाई को देखने के लिए प्रिया के साथ वीडियो चैट करते हैं। पलक झपकते ही बाल दिवस खत्म हो गया। उस रात सिस्टम की आवाज़ सुनाई दी, काटना। चूंकि मेजबान ने बाल दिवस अपने बच्चे के साथ बिताया और अपने पिता के कर्तव्यों को पूरा किया, इसलिए उसे 10 मिलियन रुपये नकद दिए जाएंगे। चमकदार बाल कौशल को पुरस्कृत करता है। घने बाल, इस हुनर से मेजबान बाल झड़ने की परेशानी से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। राजेश कपूर बिस्तर पर लेटे हुए, दूसरी सोच पर। खैर, सार्वभौमिक गंजेपन के इस युग में ये कौशल प्रदर्शन थोड़ा दिखावटी है, लेकिन ये बहुत व्यावहारिक है। वह बूढ़ा होने पर गंजा नहीं होना चाहता। अगले दिन जब उसने आईने में देखा तो उसे आश्चर्य हुआ कि क्या यह उसका भ्रम था। बाल सचमुच बहुत घने हो गए हैं, लेकिन लोग सिर्फ बाल से अधिक हैं, है ना? स्नानघर। राजेश कपूर ने अन्य पदों पर नजर डाली। क्या अद्भुत कौशल है, यह उसे एक पल में इतना मर्दाना बना देता है। राजेश ने आज कैजुअल क्रॉप्ड पैंट पहन रखी थी। मीरा शर्मा ने राजेश कपूर के पैरों की ओर देखा और बोलने में झिझकती दिखी। किंडरगार्टन कक्षाएं जल्द ही शुरू होंगी। शिक्षक ने समूह में एक वीडियो भेजा। वीडियो की विषय वस्तु यह है कि शिक्षक बच्चों को अपने नितंबों को पोंछना सिखाता है। मैंने देखा कि शिक्षक ने पीठ वाली छोटी कुर्सी को उल्टा कर दिया और फिर उसमें 2 गुब्बारे बांध दिए। यही बात नीचे के बच्चों के लिए भी सत्य है। दोनों गुब्बारे बच्चों के नितंबों जैसे हैं। शिक्षक नितंबों को पोंछने के लिए कागज का इस्तेमाल करते हैं और बच्चों को कागज को मोड़ना सिखाते हैं। ये देखकर कि बच्चे अच्छी तरह सीख रहे हैं, राजेश ने राहत की सांस ली। वह इस बात को लेकर चिंतित थे कि अपने बच्चे को शौचालय जाने के बाद अपना बट पोंछना कैसे सिखाएं। निश्चित रूप से उस रात बच्चों ने मलत्याग किया। राजेश कपूर ने बच्चे को छोटे से शौचालय पर बैठा दिया, उसके हाथ में कागज थाम दिया और उसने स्वयं ही शौचालय साफ कर दिया। वह एक ओर खड़ा होकर हाथ जोड़े देख रहा था। विहू बेरहम है। जब वो शौच कर रहा था तब भी बाप बेटे बातें कर रहे थे। विहू की हाथों का उपयोग करने की क्षमता उसका मजबूत पक्ष है।
अपने नितंबों को पोंछना बहुत सरल काम है, क्या यह आसान नहीं है? शौचालय का उपयोग करने के बाद अपने हाथ धोएं। अगला, अभी एक व्यवहारिक व्यक्ति है जो ज़्यादा बात नहीं करता और बस काम पूरा कर लेता है। यहाँ तक कि जब वह मल त्याग करता है तो वह अपना छोटा सा चेहरा ऐसे रखता है जैसे कि वह कोई बड़ा काम कर रहा हो। अपने नितंबों को पोंछते समय अवी ने उसे बहुत जोर से पोंछा और कागज फट गया। फिर उसके छोटे हाथ बदबूदार हाथों में बदल गए। वाह! और फिर वह रोने लगी। मुझे नहीं पता कि ऐसा बदबू के कारण हुआ या वह डर गया था, लेकिन उसने अपने हाथों को घृणा से देखा। राजेश कपूर ने अपनी हंसी रोकी और पानी लेकर अवी के पास ले गए जो शौचालय पर बैठा था। अवी ने हाथ धोते हुए बुदबुदाया। मैंने उसे सूंघा और ऐसा लगा कि उसमें कोई गंध नहीं है, लेकिन मैं अभी भी चिंतित हूँ और इसे फिर से धोना चाहता हूँ। राजेश बच्चों के लिए कुछ हैंड सैनिटाइजर लेकर आए और अवी केजिना ने उसे दोबारा धोया। उसके बाद ही वह संतुष्ट हुए। इस बार अपने नितंब पोंछते समय अवी बहुत सावधान था, बहुत सावधान। अब विहू की बारी है। विहू ने कहा, पिताजी देखिए, मैं शौच नहीं कर सकता। तब पिताजी दरवाजे पर खड़े होंगे। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो उन्हें बुला लेना। अच्छा। थोड़ी देर बाद मुझे शौचालय के बहने की आवाज़ सुनाई दी और फिर किसी के हाथ धोने की आवाज़ सुनाई दी। दरवाज़ा खोलते ही विहू बोला, पापा मैं ठीक हूँ। मीरा शर्मा की तरफ से दोनों छोटी राजकुमारियों ने भी शौच समाप्त कर लिया। छोटी लड़की को सफाई पसंद है और फिर कागज़ का रोल लगभग 1/3 इस्तेमाल हो चुका है। इस बार बच्चे स्वतंत्र रूप से अपने नितंब पोंछ सकते हैं। कभी कभी तो ऐसा ही होता है। राजेश को ये काम कठिन लगा, लेकिन यह आसान निकला। अब बच्चे स्वयं शौचालय जा सकेंगे। ये शिशुओं के विकास में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों में से एक है। मई के मध्य में चंद्रमा पूर्ण होता है। अरुण कुमार के सभी रिश्तेदार उनके गृहनगर में हैं और उनमें से अधिकांश अन्य स्थानों पर रह रहे हैं। प्रिया के सभी रिश्तेदार चेन्नई में हैं। इसलिए इस पर चर्चा करने के बाद हमने नवी मुंबई में रात्रि भोजन करने का निर्णय लिया। छोटी निशा राव ने लाल रंग का उत्सवी परिधान पहना हुआ है और वह बहुत प्यारी लग रही हैं। प्रिया आखिरकार एकांतवास से बाहर आ पाए। उसने मीरा शर्मा का हाथ थाम लिया और लगभग रोने ही वाली थी। प्रसव काल बहुत कठिन होता है। दूसरी माँओं का वजन बढ़ जाता, लेकिन उनका वजन वास्तव में कम हो गया। लेकिन दूध अभी भी है और स्तन का आकार बड़ा है। निशा राव को खिलाने में कोई समस्या नहीं है। बच्चे के पूरे महीने के जश्न के बाद प्रसूति विभाग की प्रमुख सरला यादव लगभग 1 सप्ताह तक बच्चे की देखभाल करेंगी और फिर चली जाएंगी। फुल मून पार्टी में प्रिया मीरा शर्मा के साथ बातचीत करते हुए जियो निशा राव के पास बैठी और उसे खाना खिलाया। क्या भविष्य में आप अकेले ही बच्चे की देखभाल करेंगी? क्या आपकी मौसी और सास इसमें मदद करेंगी? मैं इसे स्वयं ले लूँगा। मीरा शर्मा ने तुरंत प्रिया को नई नज़रों से देखा। बुरा नहीं है, छोटी बच्ची बड़ी हो गई है। प्रियाबाई ने मेरी ओर देखा और बोली, आप क्या कह रहे हैं? मैं तो केवल 17 साल की हूँ, अपनी युवावस्था के चरम पर हूँ। मीरा शर्मा अवाक रह गईं। आपका पहले से ही एक बच्चा है और आप अभी भी इतने बेशर्म हैं। प्रिया ने हंसते हुए कहा, मेरी माँ से बच्चे की देखभाल करने के लिए कहना स्पष्ट रूप से अवास्तविक है। मैजिक सिटी में उनके पास करने के लिए बहुत सारे काम हैं। जहाँ तक मेरी सास का सवाल है, वह बच्चे की देखभाल में मदद करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने यह बात स्पष्ट रूप से नहीं कही। मेरे ससुर का मतलब था कि उसे कभी कभार आकर मदद करनी चाहिए, लेकिन हमारे जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। वे हमें और अधिक पैसा देना चाहेंगे। बाद में मैंने चुपचाप अरुण कुमार से पूछा तो उन्होंने बताया, मेरे ससुर सास और बहू के रिश्ते को लेकर चिंतित थे, इसलिए उन्होंने मेरी सास को बच्चे की देखभाल नहीं करने दी। प्रिया ने आह भरी। वास्तव में मेरी सास के साथ मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ। वह बहुत बेफिक्र और बेबाक है, इसलिए वह पुरानी पीढ़ी की बहू की कल्पना से बिल्कुल अलग है। इसलिए मुझे लगता है कि मैं बच्चे को खुद ही स्तनपान करा सकती हूँ। मीरा शर्मा ने सिर हिलाया। बच्चों को अकेले पालना अच्छा है। मैं उनके विकास के किसी भी पल को नहीं गंवाऊंगी। प्रिया ने अपनी गोद में लिए बेटे की ओर देखा। जब अरुण कुमार अपना काम पूरा कर लेंगे तो वे बच्चों की देखभाल में मेरी मदद करेंगे।
जब जियो निशा राव ने खाना खत्म किया तो प्रिया ने उसे डकार दिलाए। आप जानते हैं, मातृवृत्ति सचमुच अद्भुत है। ऐसा लगता है कि माँ बनने के बाद सब कुछ सहज हो जाता है और मैं सब कुछ समझ जाती हूँ। इससे पहले उसने इतने छोटे बच्चे को गोद में लेने की भी हिम्मत नहीं की थी। पूर्णिमा के भोज के बाद समय तेजी से बीतता है और लगभग फादर्स डे आ जाता है। मीरा शर्मा को अभी भी याद है कि पिछली बार बच्चों ने मदर्स डे के लिए क्या उपहार तैयार किए थे। ये फादर्स डे संयोग से रविवार को पड़ा और स्कूल में शिक्षक ने इसका संक्षिप्त उल्लेख ही किया। रविवार को राजेश रेस्तरां में व्यस्त था। प्रिया को बच्चों की देखभाल करनी है, इसलिए वह रेस्तरां का सारा काम नहीं संभाल सकती। सुबह राजेश कपूर के जाने का इंतजार करो। मीरा शर्मा बच्चों के साथ चर्चा करती हैं कि पिता के लिए छुट्टियों में क्या उपहार तैयार किए जाएं। पिताजी आज रात वापस आ जाएंगे, क्यों न हम उनके लिए कोई सरप्राइज तैयार करें। बच्चों ने खुशी से जवाब दिया, ठीक है। मीरा शर्मा ने पूछा, आप क्या उपहार तैयार करना चाहते हैं? अवि ने कहा, पिताजी को सोने दो। रिया ने कहा, डैडी के लिए नाचो। विहू ने कहा, पिताजी के लिए एक केक खरीदो। तनु बोली, पिताजी के पैर धो। मीरा शर्मा ने ध्यानपूर्वक सुना। आंतरिक विचार, मुझे नहीं पता कि क्या गलत है, लेकिन यह अजीब लगता है। मीरा शर्मा ने सुझाव दिया, इस बार हम कुछ अलग करने की कोशिश क्यों न करें? चलो कुछ और सोचते हैं। तनु ने कहा, तो चलो पापा के लिए कोई उपहार खरीदते हैं। मीरा शर्मा को लगता है कि यह ठीक है। क्या हम जाकर देखें कि क्या पिताजी के लिए कोई उपयुक्त उपहार है? मीरा शर्मा चारों बच्चों को बाहर ले गईं। विहू ने आइसक्रीम की ओर इशारा करते हुए कहा, माँ, क्या हम पिताजी को थोड़ी आइसक्रीम दे सकते हैं? मीरा शर्मा, बेटा, खाना हो तो बता देना। विहू ने आंखें झपकाईं। विहू इसे खाना चाहता है और मैं इसे डैडी को भी देना चाहता हूँ। इस वाक्य में कुछ भी गलत नहीं है। मीरा शर्मा ने सिर हिलाया, अगर मैं अभी पापा के लिए खरीदूंगी तो आइसक्रीम पिघल जाएगी। इसलिए उनमें से प्रत्येक ने एक आइसक्रीम खाए। राजेश को पूरी तरह भूल जाओ। पुरुषों के कपड़ों की दुकान के पास से गुजरते हुए मीरा शर्मा को अचानक एक विचार आया, चलो चलकर देखते हैं। पुरुषों के कपड़े बहुत अधिक आकर्षक नहीं होते और बच्चे थोड़ी देर टहलने के बाद चले जाना चाहते हैं। हालांकि मीरा शर्मा बहुत सावधानी से चयन कर रही थीं। गर्मियों में पुरुषों के कपड़े टी शर्ट, बनियान, शॉर्ट्स और इसी तरह के अन्य कपड़ों से अधिक कुछ नहीं हैं। पारिवारिक मामलों पर बातचीत करते हुए बॉस ने मीरा शर्मा को इस जगह से परिचित कराया। खूबसूरत महिला, क्या ये चारों आपके बच्चे हैं? मीरा शर्मा ने ठंडे भाव से हल्के से गुनगुनाया। व्यवसाय करते समय आपको स्वाभाविक रूप से मोटी चमड़ी वाला होना चाहिए और बॉस चापलूसी से भरा होता है। सुंदर महिला, आप बहुत भाग्यशाली हैं। एक साथ 4 बच्चों को जन्म देना, हर एक बहुत प्यारा और समझदार है। आपका बच्चा सचमुच आज्ञाकारी है। जब मैं उसे मना करता हूँ तब भी वह इधर उधर नहीं भागता। कुछ ग्राहकों के विपरीत जो बिल्कुल भी आज्ञाकारी नहीं होते। क्या ये बच्चे के पिता के लिए है? आज फादर्स डे है। क्या ये कोई उपहार है? वह कितना लंबा है और उसका वजन कितना है? कपड़ों की इस पंक्ति में इस साल की सबसे लोकप्रिय शैलियां हैं, एक नज़र डालें। जब से मीरा शर्मा राजेश की इमेज कंसल्टेंट बनी है, तब से कपड़ों के स्वाद को लेकर उनकी मांग बहुत अधिक बढ़ गई है। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसकी शैली के अनुकूल हो। बॉस ने मीरा शर्मा के असंतोष को देखा और अपने स्टोर की विशेषता बताई। हम यहाँ माता पिता और बच्चों के लिए पोशाकें बना सकते हैं और हम मुद्रण और उत्कीर्णन की सुविधा भी प्रदान करते हैं। रिया ने पूछा, अंकल, माता पिता बच्चे का पहनावा क्या है? बॉस ने तुरंत कहा, माता पिता और बच्चों के कपड़े कुछ ऐसे ही होते हैं। उसने चित्र निकाला और अन्य बच्चे उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। आप इस पर अपना नाम भी लिख सकते हैं या इस पर चित्र भी बना सकते हैं। इससे मीरा शर्मा तो आकर्षित नहीं हुई, लेकिन बच्चों का ध्यान आकर्षित हुआ। माँ, हमें माता पिता और बच्चों वाले कपड़े चाहिए। मैं माँ और पिताजी जैसे ही कपड़े पहनना चाहता हूँ। चाचा, क्या मैं इस पर एक अल्ट्रामैन ला सकता हूँ? बॉस मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं। क्या मेरे ट्रांसफॉर्मर ऐसा कर सकते हैं? ज़रूर, कोई भी पैटर्न ठीक है। बच्चे पहले से ही बॉस के साथ डिज़ाइन पर चर्चा कर रहे हैं। बस
ये तय हो गया। मीरा शर्मा को कोई आपत्ति नहीं थी और ऐसा लग रहा था कि उन्होंने पहले कभी माता पिता और बच्चों वाली पोशाकें नहीं पहनी थीं। इसलिए सभी ने मुद्रित पैटर्न वाली टी शर्ट खरीदी। दूसरे बच्चे का खिलौना बाबी गुड़िया है, तीसरे बच्चे का खिलौना परी है और चौथे बच्चे का खिलौना छोटा डायनासोर है। जहां तक राजेश और मीरा शर्मा का सवाल है, उनके शरीर पर पिता और मां की उपाधियां लिखी हुई थीं। मीरा शर्मा ने प्रिया के 3 सदस्यों वाले परिवार के बारे में सोचा। प्रिया को फोन करके उसके और अरुण कुमार के साइज के बारे में पूछें। मीरा शर्मा ने पैसे चुकाए और आधे घंटे बाद सामान लेने वापस आ गईं। चलते चलते मीरा शर्मा को एक ऐसी जगह मिली जहां बच्चों को बेकिंग सिखाई जाती थी। अंदर मौजूद कर्मचारी बच्चों को छोटे छोटे केक बनाना, फूल सजाना आदि सिखा रहे थे। मीरा शर्मा को अचानक एक विचार आया और उन्होंने चारों बच्चों से कहा, तुम सब लोग पापा के लिए एक छोटा सा केक बनाओ, ठीक है? चारों बच्चों ने एक स्वर में उत्तर दिया, ठीक है। मीरा शर्मा ने पैसे का भुगतान किया और कर्मचारियों ने चारों को शेफ के कपड़े और टोपी पहना दी। फिर उन्हें चरण दर चरण केक बनाना सिखाएं। ये चारों खजानों के लिए एक बिल्कुल नया अनुभव और प्रयास है। विहू ने एक ही समय पर खाना बनाया और खाया, जिससे शिक्षक को हंसी आ गई। ये केक की सजावट है। आप अपने केक को अपनी पसंद के अनुसार सजा सकते हैं। कुल मिलाकर रिया के केक अच्छी तरह से डिज़ाइन किए गए हैं और बहुत अच्छे दिखते हैं। अवी का केक औसत था, लेकिन विहू और तनु के केक बहुत खराब थे। एक संकी है, दूसरा आकर्षक है। सभी केक 5 इंच के छोटे केक हैं। बॉस ने उन्हें एक एक करके पैक करने के लिए विशेष रूप से विभाजन वाले एक छोटे से बॉक्स का उपयोग किया। मीरा शर्मा ने एक नज़र डाली और थोड़ा शर्मिंदा महसूस किया। बॉस मुस्कुराया और बोला, मैडम, क्या आपका घर यहाँ से दूर है? यदि ये दूर नहीं है, तो हमारे स्टोर के कर्मचारी इसे आपके पड़ोस तक पहुँचा सकते हैं। मीरा शर्मा बहुत खुश हुई, ज़्यादा दूर नहीं। तो फिर आपका पता क्या है? पता है रोज न्यू डिस्ट्रिक्ट। अंत में मीरा शर्मा ने बॉस को धन्यवाद दिया। आपकी विचारशील सेवा के लिए धन्यवाद बॉस। बॉस मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आगे से हमारी दुकान पर ज़्यादा आना। हम सिर्फ केक ही नहीं, ब्रेड और कुकीज़ भी बना सकते हैं। यह एक बड़ी बात है और परिवार अच्छी स्थिति में है। मीरा शर्मा ने इस पर ध्यान दिया और कहा, ठीक है। इस बार बच्चों ने न केवल केक खाया, बल्कि स्वयं केक बनाने का अनुभव भी प्राप्त किया। मीरा शर्मा ने पूछा, हमें पिताजी के लिए और क्या उपहार तैयार करने चाहिए? बच्चों ने इसके बारे में सोचा। जब बात माँ के लिए उपहारों की आती है तो बहुत सारे विकल्प मौजूद हैं। सुंदर कपड़े, जूते, बैग, लिपस्टिक, त्वचा देखभाल उत्पाद आदि। वे सचमुच सोच नहीं पा रहे थे कि क्या दें। राजेश ने अंततः उन्हें बुटीक में भेजा ताकि देख सके कि क्या कोई उसे कुछ देना चाहता है। यहाँ पुरुषों का बुटीक है। इसमें झुमके, कंगन, पेंडेंट, बेल्ट, सजावटी अंगूठियाँ आदि शामिल हैं। मीरा शर्मा और बच्चे आश्चर्य से इसे देखने लगे। मीरा शर्मा पहली बार इस तरह के स्टोर में आई हैं। लंबे समय तक चयन करने के बाद वह अंततः एक मुखौटा के आकार की आभूषण की अंगूठी पर रुकी, जो छोटी और उत्तम थी। बॉस, कृपया इसे मेरे लिए एक उपहार बॉक्स में लपेट दें। ठीक है। रिया ने एक रंगीन कंगन चुना। किसे परवाह है, जब तक यह अच्छा दिखता है। उसने मीरा शर्मा की नकल करते हुए इसे बॉस को दे दिया। अंकल, इसे लपेटने में मेरी मदद कीजिए। जब बॉस ने सुंदर छोटी राजकुमारी को देखा तो वह बहुत विनम्र था। ठीक है चाचा, इसे तुम्हारे लिए लपेट देंगे। धन्यवाद। कितना विनम्र बच्चा है। तनु की नज़र ब्लूटूथ हेडफोन पर है। उसे ऐसा लगता था कि उसके पिता के पास भी एक था, लेकिन उसमें भी कुछ समस्याएं थीं और अब वह उपयोगी नहीं था। अवी ने एक रोबोट की चेन खरीदी। ये छोटा और प्यारा है, लेकिन इसमें कई खूबियां हैं। इसमें कई परिवर्तन हैं। विहू ने एक न्यूटन आभूषण खरीदा। मुझे लगा कि यह बहुत दिलचस्प है, इसलिए मैंने इसे खरीद लिया। हर किसी ने वह खरीदा जो उसे चाहिए था। अहम नहीं, मैंने अपने पिता के लिए एक उपहार खरीदा। फिर मीरा शर्मा दुकान पर वापस आई, टी शर्ट उठाए और खुशी खुशी घर चली गईं। राजेश कपूर शाम को उनके लिए खाना बनाने आएंगे। घर पहुंचने के बाद मीरा शर्मा ने बच्चों को उपहार छिपाने का संकेत दिया। जब पिताजी वापस आएंगे
तो हम उन्हें एक सरप्राइज देंगे, ठीक है? अच्छा, यह इंतजार 7 बजे के बाद तक चला। राजेश कपूर दोपहर को बाहर गए और वापस आ गए। प्रवेश द्वार पर जूते बदलते समय उसने कहा, तुम्हें भूख लगी होगी, चलो आज नूडल्स खाते हैं। अप्रत्याशित रूप से बच्चे राजेश को खींचकर लिविंग रूम में ले गए और बैठ गए। राजेश कपूर हैरान हुए, तुम क्या करने वाले हो? मीरा शर्मा मुस्कुराईं और बच्चों के साथ उपहार ले गईं। आज तुम्हारा दिन है, यह मेरी और मेरे बच्चे की ओर से एक उपहार है। और ये रोटियां, बच्चे ने इन्हें खास तौर पर तुम्हारे लिए बनाया है। मीरा शर्मा ने माता पिता बच्चे का पहनावा निकाला और कहा, ये हमारे 6 सदस्यीय परिवार के लिए माता पिता बच्चे का पहनावा है। राजेश कपूर को उम्मीद नहीं थी कि घर लौटने पर उन्हें इतने सारे तोहफे मिलेंगे। वह हैरान भी थे और खुश भी। उसने आश्चर्य से कहा, आज मेरा जन्मदिन नहीं है। मीरा शर्मा मुस्कुराईं और बोली, आज फादर्स डे है, भूल गए क्या? राजेश कपूर ने अपने माथे पर हाथ मारा, ओह, मुझे सच में नहीं पता। मीरा शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, आइए, हम चारों ने जो फादर्स डे केक बनाए हैं उन्हें देखिए। जब उन्होंने एक एक करके अपने बनाए छोटे छोटे केक खोले तो राजेश ने एक एक करके उनकी तारीफ की। कभी कभी बच्चों को सिर्फ प्रशंसा की जरूरत होती है, खासकर जब वे फादर्स डे के लिए यह प्रयास कर रहे हैं तो उनकी विचारशीलता की प्रशंसा की जानी चाहिए। ठीक है, अब उपहार खोलने का समय हो गया है। मीरा शर्मा ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी को अनुमान लगाने दीजिए कि ये उपहार किसने भेजे हैं, ठीक है? छोटे बच्चे बहुत खुश हैं। मुझे इस तरह का खेल खेलना बहुत पसंद है। राजेश के पहले अलग किए जा सकने वाले उपहार बॉक्स के अंदर एक रंगीन ब्रेसलेट था। राजेश ने एक नज़र महिलाओं के कंगन पर डाली, फिर तनु और रिया के हाव भाव देखे। आखिरकार वह एक बच्चा है और उसकी खुशी उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही है। रिया ने चमकती आंखों से अपने पिता की ओर देखा, मानो कह रही हो, मैंने तुम्हें दिया, मैंने तुम्हें दिया। मीरा शर्मा ने पूछा, बताओ ये तुम्हें किसने दिया? राजेश मुस्कुराया और बोला, ये बहुत सुंदर और प्यारा है, ये किसी ऐसे व्यक्ति का उपहार होगा जिसे नाजुक चीजें पसंद हैं, है ना? रिया आई और बोली, पिताजी बहुत होशियार हैं, उन्होंने तुरंत अनुमान लगा लिया, बहुत बढ़िया। वास्तव में मीरा शर्मा तो बिना देखे ही इसका अनुमान लगा सकती थीं। इसके बाद इसे खोलें और आपको एक ब्लूटूथ हेडसेट दिखाई देगा। राजेश कपूर के दिमाग में सबसे पहले यही बात आई कि मीरा शर्मा ने ये किताब उनके लिए खरीदी है, इसलिए उन्होंने सहज ही मीरा शर्मा की ओर देखा। मीरा शर्मा ने सिर हिलाया, यह मैं नहीं हूँ। इससे राजेश कपूर को थोड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने शेष 4 खजानों पर नजर डाली। 4 खजानों में से पहला खजाना बाहर रखा गया है और अगला खजाना अवी है। अवी के हाव भाव से पता चला कि वह नहीं था। दूसरी ओर तनु शांत और सौम्य था, उसकी आंखों में सितारे थे। राजेश कपूर ने हाथ हिलाकर कहा, तनु इधर आओ, तनु इधर आओ, क्या ये पिताजी के लिए उपहार है? तनु ने सिर हिलाया, पिताजी, क्या आपको ये पसंद आया? राजेश कपूर ने उसे गले लगा लिया, शुक्रिया तनु, पापा को यही चाहिए था। शुक्रिया। तनु हल्के से मुस्कुराए, आपका स्वागत है। जब तनु मुस्कुराती नहीं है तो वह राजेश जैसा दिखता है, जब वह मुस्कुराती है तो मीरा शर्मा जैसी दिखती है। इसके बाद एक अंगूठी खोली गई। राजेश कपूर ने सहज ही मीरा शर्मा के बारे में सोचा और केवल मीरा शर्मा ही उनके लिए अंगूठी खरीदने के बारे में सोचती। आपको क्या लगता है कि यह मीरा शर्मा ही है? क्योंकि यह पुरुषों की शैली है, ये बहुत खूबसूरत नहीं है लेकिन बहुत अच्छी दिखती है। राजेश कपूर ने मीरा शर्मा की ओर देखा। मीरा शर्मा जानती थी कि उन्होंने इसका अनुमान लगा लिया है, क्या आपको ये पसंद है? राजेश कपूर ने उसे अपनी उंगली पर पहना और पाया कि उसका साइज बिल्कुल सही है। बुरा नहीं है, मुझे बहुत पसंद है। शुक्रिया मेरी पत्नी। राजेश के हाथ अब लोकप्रिय कॉमिक शैली पियानो वादक के हाथ हैं। जोड़ स्पष्ट और पतले हैं, बहुत सुंदर हैं। अपनी शादी की अंगूठी के अलावा राजेश के हाथों में कोई अन्य आभूषण नहीं था। अब बारी है अवी और विहू के लिए उपहार खोलने की। ये डिब्बा थोड़ा छोटा है, सोच रहा हूँ कि इसके अंदर कैसा छोटा सा तोहफा है। जब मैंने इसे खोला तो देखा कि यह एक रोबोट चाबी का गुच्छा था। विहू के चौंकने वाले चेहरे से आप बता सकते हैं कि यह वह नहीं है।
विहू को ये तुरंत पसंद आ गया। वाह, ये कहाँ है? मैंने इसे क्यों नहीं देखा? अवि ने कहा, उस शेल्फ के नीचे। इसे आत्म प्रदर्शन माना जाता है। इसके अलावा ये रोबोट काफ़ी मज़ेदार है। इसके छोटे आकार को कम मत आंकिए। यह अच्छी तरह से बना है और इसके जोड़ बहुत लचीले हैं। धन्यवाद अवि, पिताजी को दिए गए उपहार के लिए। पिताजी को ये बहुत पसंद आया। धन्यवाद, अवि ने मुस्कुराते हुए कहा। पिताजी, क्या मैं इसके साथ थोड़ी देर खेल सकता हूँ? राजेश कपूर, वह तो बस ये जानता था। अगला है 4 खजाने। उन्होंने जो उपहार खोले उनमें से एक न्यूटन की मूर्ति थी जो उनके पिछले छात्रावास में थी। राजेश कपूर ने विहू की ओर देखा। विहू लापरवाही से मुस्कुराया। पिताजी, क्या आपको ये पसंद है? राजेश कपूर ने कुछ देर तक इसके साथ खेला और कहा, मुझे ये पसंद है। धन्यवाद बेबी। तब विहू मुस्कुराया और बोला, क्या तुम इसे मुझे कुछ समय के लिए उधार दे सकते हो? राजेश कपूर, अंतिम उपहार निश्चित रूप से माता पिता बच्चे का पहनावा है। देखो प्रिय, ये हमारा माता पिता बच्चे वाला पहनावा है। मीरा शर्मा ने अपने कपड़े झाड़ कर देखे, लेकिन उन पर उनके माता पिता के लिए लिखे शब्द डैड और मॉम नहीं थे। आप एक नज़र में ही बता सकते हैं कि दूसरे लोगों के प्रिंट का मालिक कौन है। यह उसका पहला फादर्स डे था और राजेश ने उपहार की एक तस्वीर ली और उसे अपने मोमेंट्स पर पोस्ट कर दिया। वह अपना गर्व छिपा नहीं सका। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कितना महंगा है, महत्वपूर्ण तो यह है कि इसके पीछे क्या विचार है। आज मुझे अपने बच्चों से फादर्स डे के तोहफे मिले। मैं बहुत खुश और राहत महसूस कर रही हूँ। अरमान, बच्चे बहुत समझदार हैं। मैं भी पहली बार फादर्स डे मना रहा हूँ, लेकिन मुझे तोहफे मिलने में अभी कुछ साल लगेंगे। जतिन कपूर, हाँ, मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि वो केक किसने बनाया होगा। सबसे ज़्यादा क्रीम वाला सबसे भद्दा केक तो विहू का ही होगा। राजेश ने लाम का चुन को जवाब दिया। अपना चेहरा ढक लो, तुमने सही अनुमान लगाया। देवेंद्र कपूर, मेरे फादर्स डे के बारे में क्या ख्याल है? राजेश, पापा, फादर्स डे की शुभकामनाएं। देवेंद्र कपूर, बस इतना ही। प्रणव कपूर, फादर्स डे पर मेरे पिता ने मेरे पैर धोए। मैं बहुत खुश था। शिक्षक ली, बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया। जियांग मिंग, मेरे बेटे ने मुझे फादर्स डे का उपहार ये दिया कि वह घर की सफाई में मेरी मदद करेगा। राजेश कपूर ने अपने फ़ोन पर नज़र डाली और कहा, हनी, मैं नूडल्स बनाने जा रहा हूँ। नहीं, आज तुम्हारी छुट्टी है, मैं कर लूँगा। कोई ज़रूरत नहीं प्रिय, मैं कर लूँगा। नहीं, मैं नूडल्स बनाते समय रसोई घर को नहीं उड़ाऊँगा। राजेश कपूर ने उन्हें घूर कर देखा, जिससे मीरा शर्मा नाराज हो गईं। पति, क्या आपको मुझ पर इतना भरोसा नहीं है? निम्नलिखित यह है, क्या यही है? राजेश कपूर ने अपनी बाहें मोड़ लीं, उसके ऊपर झुक गए और शांति से बोले, कोई बात नहीं, मुझे बस तुम्हारी उपस्थिति पसंद है। मीरा शर्मा शर्माते हुए मुस्कुराई, तुम बहुत झूठे हो। जब प्रेम गहरा होता है तो आंखें दूसरे व्यक्ति के स्वरूप का अनुसरण करती हैं। यदि दूसरा व्यक्ति कुछ निरर्थक कार्य भी कर रहा हो तो भी आपकी आंखें उसका अनुसरण करने से स्वयं को नहीं रोक सकती। मीरा शर्मा सही कह रही हैं, चलो नूडल्स बनाते हैं, क्या इससे रसोई में धूम मच सकती है? तथ्यों से यह सिद्ध हो चुका है कि बमबारी संभव नहीं है। लेकिन अगर आप गड़बड़ करते हैं तो आप गड़बड़ करते हैं। यदि राजेश कपूर किनारे पर नज़र नहीं रख रहे होते तो शायद उबलता पानी हर जगह फैल जाता। इससे मीरा शर्मा बहुत व्यस्त हो गईं। राजेश कभी कभी उसकी मदद करता और उसे चिढ़ाता भी था। इससे पहले जब मैंने किचन किलर देखा था तो मुझे समझ नहीं आया था। ये तो बस खाना पकाना है, इसमें इतनी गड़बड़ कैसे हो सकती है? जब तक मुझे आप में इसका उत्तर नहीं मिल गया, मेरी पत्नी। मीरा शर्मा मुंह बनाकर एक तरफ खड़ी होकर राजेश कपूर को अपना काम संभालते हुए देख रही थीं। कुछ लोगों में ये क्षमता होती है, यदि आप कुछ भी नहीं करते हैं तब भी आप मुसीबत को आकर्षित कर सकते हैं। पिछले दिनों मैंने इंटरनेट पर रसोई के हथियारों के बारे में चुटकुले देखे थे। राजेश ने इस पर उपहास किया, ये सोचकर कि यह बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण है। अब मुझे पता चला कि यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है, बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं। राजेश कपूर की नाक के नीचे मीरा शर्मा इतनी व्यस्त थी कि उन्होंने रसोई में गंदगी फैला दी। इस तरह का व्यक्ति रसोई घर के अनुकूल नहीं होता।
मीरा शर्मा ने आह भरी और राजेश कपूर को थोड़ी देर में गंदगी साफ करते देखा। नूडल्स भी पकाए जाते हैं। प्रिय, आज फादर्स डे है। नूडल्स खाकर हम तुम्हारे साथ अन्याय कर रहे हैं। मदर्स डे मनाते समय राजेश ने अपनी पसंदीदा डिशेज बनाई। राजेश कपूर ने मीरा शर्मा की ओर अर्थपूर्ण दृष्टि से देखा। आप जानते हैं, मुझे इसकी परवाह नहीं है। कई वर्षों तक विवाहित रहने के बाद भी उनके बीच यह मौन सहमति बनी हुई है। मीरा शर्मा तुरंत समझ गईं कि राजेश कपूर क्या कह रहे हैं। उनका चेहरा लाल हो गया और उन्होंने कुछ नहीं कहा। बच्चे नूडल्स को चूस चूस कर खा रहे थे और खुशी खुशी खा रहे थे। खाने के बाद चलो खेलने चलें। पलक झपकते ही राजेश के सारे उपहार बच्चों ने छीन लिए। इसे कुछ देर खेलना कहते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ब्लूटूथ हेडफोन की एक जोड़ी के अलावा उन्होंने बाकी सब अपने लिए खरीद लिया।